हेलो गाइस, आज से इस सीरीज में हम एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी कहानी शुरू होती है हमें एक अपार्टमेंट दिखाते हैं और एक यूटा नाम का लड़का दिखाते हैं जो हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। वो बताता है कि जब से मैं यूस मासा से हाई स्कूल के अंदर मिला था, 11 साल से मैं इस पैसों को तैयार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ शादी करनी थी। लेकिन आंट, अगर आप मुझसे कहेंगे कि मुझे 1.5 मिलियन और देना होगा तो सच में मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें उसकी गर्लफ्रेंड और उस गर्लफ्रेंड की मम्मी भी दिखाई जाती है, जो कहने लगती है आखिरकार तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी डॉटर को यहाँ पर तुम्हें बेचने के लिए पैसे मांग रही हूँ, लेकिन अगर तुम अच्छे से मेरी बात को सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं अपनी प्रीसियस डॉटर को तुम्हारे साथ मैरी करने की परमिशन दे रही हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें सिंसियरिटी के तौर पर कुछ मनी को देना होगा। और यही आज के जमाने में प्रॉपर वे होता है। हम देखते हैं तभी उसका जो फादर था, मतलब कि स्टेप फादर होता है उसकी गर्लफ्रेंड का, वो बताने लगता है मैंने सुना है कि तुम्हारे जो फादर थे उन्होंने तुम्हारे लिए इनहेरिटेंस के तौर पर एक अपार्टमेंट को छोड़ के रखा है और उसकी लोकेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है और वो यूनिवर्सिटी के काफी ज्यादा नजदीक भी है, जहां पर मेरे कजन्स अटेंड करते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं अरेंजमेंट को तैयार कर सकता हूँ। वो उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन एमसी इसे साफ मना कर देता है और कहता है अंकल, जो डैड की कंपनी है उन्होंने वो मेरे लिए छोड़ा था और मैं उसे इतनी आसानी से ऐसे नहीं बेच सकता। जो आंट होती है वो चिल्लाने लगती है, वो बताती है कि तुम बेच नहीं सकते या फिर तुम बेचना नहीं चाहते। हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है मॉम आपको रुक जाना चाहिए, मैं इस चीज को हैंडल कर सकती हूँ। और हम देखते हैं वो यूटा के पास आ जाती है, सीन शिफ्ट होता है, वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हुए उसकी गर्लफ्रेंड उससे कह रही होती है मैम सही कह रही है, तुम्हें बस सिर्फ 1.5 मिलियन की तो बात है, उसे कैसे न कैसे करके तैयार करना है, जिसके बाद जो सारी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। मुझे पक्का भरोसा है यूटा, तुम्हारे पास इसका सोल्यूशन तो जरूर से होने वाला है। एमसी कहता है मजा, तुम्हें तो मेरी फैमिली की सिचुएशन के बारे में सबसे अच्छे से पता है, कि तुम्हें नहीं पता जो 8 मिलियन यून है मैंने पूरी जिंदगी में कमाए थे, ऑलरेडी वो मेरी लिमिट हो चुकी है, आखिरकार मैं और भी ज्यादा पैसे कैसे प्रोवाइड करने वाली हूँ। मासा कहने लगती है अगर तुम सच में मुझसे बात मतलब कि मैरी करने चाहते हो तो तुम जो एक्स्ट्रा पेमेंट है मतलब कि अमाउंट है उसे कैसे न कैसे करके तैयार कर लोगे। मुझे पता है कि तुम इस पैसे को कहीं ना कहीं से अरेंज कर सकते हो और अगर तुम चाहो तो जो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है उनसे भी तुम उसे बोरो कर सकते हो। हम देखते हैं हमारे एमसी के पास कोई रास्ता नहीं होता, वो कहता है ऑल राइट, मैं कैसे न कैसे करके पैसे का जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए होगा। हम देखते हैं वो वहां से जाने लगता है, वो बताता है कि जब मैं पैसे को तैयार कर लूंगा तो हम तुरंत ही यहाँ पर शादी करने वाले हैं। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो बताने लगती है कि तुम्हें एक चीज को बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी वो तुम्हारी होने वाली है और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ कि तुम जो पैसे है उसे जरूर तैयार कर लोगे। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक कॉफी शॉप में देखते हैं एमसी एक प्लेट प्लेस पर बैठकर कुछ नाश्ता कर रहा था, तभी उसके साथ वाले दो बंदे आ जाते हैं। वो बताने लगते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले लंच क्यों कर रहे हो और तुमने तो काफी ज्यादा कम खाने में कर दिया है। तो एमसी बताता है हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे मैरी करने के लिए पैसे की जरूरत है, जो कि काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है। तभी हम देखते हैं उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी उसी के साइड वाले टेबल पर बैठी हुई थी, जो कि उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है जो कहने लगती है मासा क्या यहाँ पर ये सच है कि तुम यहाँ पर शादी करने वाली हो? मासा कहने लगती है आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? तुम आखिरकार अगर पैसों के लिए मुझसे बात करना चाहती हो तो इसका कोई भी रास्ता नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन उसकी जो दोस्त थी वो बताने लगती है कम ऑन, कि तुम जब भी बात करती हो पैसा पैसा और पैसे की ही बात क्यों करती हो? क्या तुम्हारा जो फियांसे है वो एक अच्छी फैमिली से कल लैंडलॉर्ड नहीं होने वाला? तभी हम देखते हैं जो मासा होती है वो काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बना रही थी और बताने लगती है वो जो बंदे की तुम बात कर रहे हो वो सबसे खराब बंदों में से एक आ गया, जिस दिन के बाद उसने मेरे साथ यहाँ पर स्लीप कर लिया था। उसी टाइम के बाद उसका जो एटीट्यूड है वो पूरी तरीके से बदल गया था और उसने मुझे यहाँ पर सर्वेलेंस के तौर पर 1 लाख यून भी दिए थे। इसके बाद उसने मुझे कहा था कि मुझे कभी भी यहाँ पर फिर से परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, लेकिन जो मनी थी वो मेरे लिए काफी नहीं थी, वो मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में होटल की मील भी यहाँ पर पूरी नहीं करने दे सकती। हम देखते हैं उसकी दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है तो और कहने लगती है तो आखिरकार तुम किससे शादी करने वाली हो? अब तुम्हें ये मत कहना कि तुम उस बंदे से शादी करने वाली हो। तभी मासा कहने लगती है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे 2 दिन के पहले ही पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और अगर यहाँ पर मैंने जल्दी शादी नहीं की तो जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएंगी। और वो बताती है एक बार मेरे पास मेरा बच्चा आ जाएगा तो मैं किसी और मैन के साथ आराम से शादी कर सकती हूँ और जो अभी का बंदा होने वाला है उसकी प्रॉपर्टी पे मेरी नजर बनी हुई है और मैं उसे सेटलमेंट कराकर उसे एक लात मारकर यहाँ से निकाल देने वाली हूँ। इस सारी बातों को हमारा एमसी सुन रहा था और तुरंत ही खड़ा हो जाता है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड में लग रहा था। तभी हम देखते हैं मासा उसे बुलाने लगती है, लेकिन उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, वो उसे एक वेटर समझ रही थी। वो बताती है एक्सक्यूज मी, क्या तुम हमारे लिए कुछ वाटर को लेकर आ सकते हो? लेकिन एमसी कुछ जवाब नहीं देता, जिस वजह से मासा चिढ़ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है, बताने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी करना चाहिए, आखिरकार तुम रिस्पॉन्ड करने में इतना ज्यादा टाइम कैसे ले सकते हो? एमसी का दिमाग यहाँ पर खराब ही होते जा रहा था और वो वहां से जाने लगता है। जो मासा थी उसे चिल्लाते ही जा रही थी, वो बोलती है मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी होगी। तभी सीन यहाँ पर स्टाफ रूम के अंदर आ जाता है, हमारा एमसी बैठे हुए काफी ज्यादा उसके सिर में दर्द होने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। लेकिन तभी उसे कॉल आता है जिसके अंदर कोई बोलता है यूटा, मैंने सुना है कि जो साकी चान है वो टोक्यो से यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मूव कर रही है, तो तुम्हें उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे जाना है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना। वो सामने वाले बंदे से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, मेरे पार्ट टाइम जो शिफ्ट थी वो अभी अभी खत्म हुई है तो मैं वहां पर चला जाता हूँ। हम देखते हैं वो नहाने के लिए चला जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा था मनी मनी और मनी, सभी लोगों को मनी की यहाँ पर क्यों जरूरत होती है? आखिरकार उसके अलावा लोग किसी बारे में और क्यों नहीं सोचते? लेकिन तभी उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, प्लेयर एंगर जो है वो अपनी पीक पर पहुंच चुका है, जिससे रिजोल्व करने के लिए हम लोगों ने जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसे मॉडिफाई कर दिया है और साथ ही में जो मनी की वैल्यू थी वो 1 मिलियन टाइम यहाँ पर करंट वैल्यू से कम कर दी गई है। जिसके बाद वो बताता है सैन और जो रैन है वो रिपोर्ट मतलब की करंटली यूनिट को जो पैसे की यूनिट होती है उसे रिस्टोर कर दिया है, जो पुराने जमाने में यूज की जाती थी लेकिन अब उसे भुला दिया गया है। और वो बताता है कि जो करंट एसेट हमारे एमसी के बैंक अकाउंट में मौजूद होगा वो हर दिन यहाँ पर इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ता चला जाएगा और डेली उसका जो इंटरेस्ट होने वाला है वो 5000 यून से बढ़ता ही जाएगा। लेकिन एमसी को समझ में नहीं आता, वो शौक था कि आखिरकार मुझसे कौन बात कर रहा है और उसे लगने लगता है कि स्ट्रेस के कारण शायद उसकी दिमागी हालत जो थी खराब
होती जा रही थी। वो वहां पर एक बस के अंदर पहुंच जाता है और पहुंचते ही वो कहने लगता है आखिरकार जो एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने की जो फी है वो कितनी होने वाली है। सभी लोग इस बस के अंदर बैठे हुए हंसने लगते हैं। वो कहने लगते हैं आखिरकार ये किस तरीके का जोक है, क्या तुम अभी अभी सोकर उठ कर आए हो और अभी तक तुम्हारी नींद नहीं खुली। तभी एक बंदा कहता है तुम येन को कैरी कर रहे हो और साथ ही में बस को राइड कर रहे हो, ये तो ऐसा लगता है कि तुमने एक लॉटरी को जीत लिया होगा। तभी दूसरा बंदा कहता है एग्जैक्टली, आखिरकार तुम कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर लो, लेकिन 2 सेंट को एक मंथ में कमाना ये काफी ज्यादा अच्छा गुड माना जाता है, लेकिन इससे ज्यादा तो एक मजाक के लायक बन जाता है। एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचने लगता है कि एयरपोर्ट इतना ज्यादा दूर भी नहीं है, तो इसका जो वो इतना ज्यादा पास भी नहीं है। अगर इसके लिए हम एक 1000 येन देने वाले हैं तो इसके लिए इतना ज्यादा क्रेजी तरीके से एक्ट करने की क्या जरूरत थी। तभी वो ड्राइवर से पूछने लगता है ड्राइवर क्या मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मुझे कितने पैसे की जरूरत है, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट जल्दी जाना है। हम देखते हैं तभी एक और बंदा उठता है और वो बताता है तुम्हें यहाँ पर अगर तुम अपनी बॉडी को भी यहाँ पर बेच देते हो तो तुम्हारे पास एक सिंगल येन नहीं आने वाला, तो तुम्हें प्रिटेंड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि तुम इतने ज्यादा रिच हो और आखिरकार ऐसा करने के बाद भी तुम्हें क्या मिल जाएगा। वो बताता है सीरियसली अगर क्या तुमने अपने आप को प्रॉपर्ली आईने के अंदर देखा है कि नहीं, और यहाँ पर तुम मजाक करने के लिए और दूसरों को परेशान करने के लिए आ चुके हो, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बदतर होते जा रहे हो। लेकिन एमसी उसे चिल्लाता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बस मैं यहाँ पर चढ़कर उसके पैसे को देकर एयरपोर्ट जाना चाहता था, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा। लेकिन फालतू की बातें तुम सारे लोग करते जा रहे हो। और रही पैसों की बात तो मेरे पास अभी कम से कम 200 यान तो मौजूद ही है, लेकिन लोगों को अभी भी बिल्कुल यहाँ पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो बंदा कोट पैंट पहने हुए था वो बताने लगता है, वो कहता है पुअर थिंग, अब मैं तुम्हें यहाँ पर असली में बताता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बस में ट्रैवल करने के लायक हूँ। मेरी जो कार है वो मेंटेनेंस पे चली गई है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रैवल करना हूँ। यूजुअली मैं 2 सेंट से ज्यादा यहाँ पर जो मंथली सैलरी के बेसिस पर कमाता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जो बस का फेयर है उसे भी यहाँ पर कवर कर सकता हूँ। एमसी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगने लगता है कि यहाँ पर कोई प्रैंक शूट हो रहा है। वो कैमरे को देखने लगता है, लेकिन फिर भी उसे कैमरा नजर नहीं आता। ड्राइवर कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर बैठना है तो बैठो, यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं, अदरवाइज तुम बस से उतर सकते हो। एमसी यहाँ पर अपने 200 एन को निकाल लेता है और उसे उछालने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सेक्ट हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये तो 100 यान है। और वो बिल्कुल सही कह रहा था। जो कोट पैंट पहन वाला बंदा था वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एमसी को अभी कुछ याद आने लगता है कि ये पैसे को लेकर इतने ज्यादा क्रेजीली तरीके से यहाँ पर एक्ट कैसे कर रहे हैं। जब वो नहा रहा था उसे एक वॉइस आई थी, तो उसने कुछ रियलिटी के बारे में कुछ कहा था और कुछ सिस्टम टाइप का था, जैसे दुनिया चेंज हो गई हो। उसे कुछ क्लियरली याद नहीं आ रहा था। तभी वो अगर मैं तुम्हें 100 यान अगर देता हूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ पर चेंज दे पाओगे। तो ड्राइवर कहने लगता है कि तुमने अचानक से मुझे 100 यान के छुट्टे मांगे, तो आखिरकार मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट जाने के लिए सिर्फ टॉन मोन की जरूरत है और इतना ज्यादा कोई भी चेंज प्रिपेयर करके नहीं रख सकता। तो एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बताता है 100 यान काफी ज्यादा पैसे बन चुके हैं और सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे। वो समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा खराब भी हो सकता है, लोग मुझे स्कैम भी कर सकते हैं, और इसीलिए उसे प्रिटेंड करना होगा कि उसे कुछ भी नहीं पता है और वो बस से उतर जाएगा। हम देखते हैं वो बस से उतर जाता है और वो बताता है कि जो सिंगल पॉइंट न्यू ब्रांड फोन है उसको यहाँ पर सिर्फ 17 सेंट पर पड़ चुका है, और एक रोलेक्स वॉच है वो बने यान पर पड़ जाती है। बने यान मतलब कि ₹1 के समान होता है, तो उसे आप समझ जाएगा। इसके बाद वो सोचता है कि उसके पास यहाँ पर 10,000 यान का बिल जो मौजूद है और जिसे उसने अपनी सैलरी के तौर पर अभी जो कैफे था उससे अर्न किया था। वो सोचने लगता है कि इसका क्या करना चाहिए, क्या ये यूजलेस हो चुका है। लेकिन वो सोचता है कि मुझे एक बार बैंक जाकर चेक कर लेना चाहिए। वो बैंक पर जाता है और हम देखते हैं हमारा एमसी का टर्न भी आ जाता है। एक लड़की बैठी हुई थी, वो पूछती है कि थैंक्स फॉर वेटिंग, आखिरकार मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। एमसी बताता है कि उसे पैसे को डिपॉजिट कराना है। तो वो लड़की पूछती है आखिरकार तुम कितना डिपॉजिट कराना चाहते हो। तो एमसी कहता है कि मैं सारे पैसे जो कि 10,000 नहीं 1 लाख यान है उन्हें सभी डिपॉजिट कराना चाहता हूँ, और साथ ही मैं ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल पेमेंट को भी एक्टिवेट कराना चाहता हूँ। जो लड़की थी वो तुरंत ही शॉक्ड हो जाती है। वो बताने लगती है ये तो काफी ज्यादा मनी है और मैं अपने बलबूते पर इसे हैंडल नहीं कर सकती, क्या तुम मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम दोगे। मैं जो ब्रांच मैनेजर है उसे तुरंत ही फोन कर देती हूँ। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो सारे पैसे को जांच लेती है, जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और वीआईपी रूम में आ जाती है जहां पर एमसी बैठा हुआ था और बताती है जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और क्या हमें जो तुम्हारे सारे पैसे हैं उन्हें डिपॉजिट कर देना चाहिए। लेकिन एमसी बताता है जरा रुको, मुझे कुछ पैसों को बचा लेना चाहिए मेरे एक्सपेंस के लिए। लेकिन तभी उनके रूम में यहाँ पर कोई एंटर कर जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड थी जो एक आदमी के साथ आई हुई थी, और शादी में कहती है डार्लिंग मैंने वैसा ही करा कि जैसा कि तुमने मुझसे कहा था। जो पैसे वाला आदमी है सून मेरे साथ शादी करने वाला है और काफी ज्यादा पैसे भी देने वाला है, और जिसके बाद मैं एक शादीशुदा औरत बन जाऊंगी। क्या ये एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं उसके पीछे हाथ लगाता है और कहता है क्यों नहीं, अगर किसी और की जो वूमन होती है उसे चुराने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं। लेकिन तभी एमसी कहने लगता है मैं अभी मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके की एक औरत निकलोगी। जो मियावी थी मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है, वो शॉक्ड हो जाती है और कहते हैं यूटा आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी कहती है हाँ तुम्हें तो यहीं पर होना चाहिए, शायद तुम लोन के एप्लीकेशन को यहाँ पर देने के लिए आए होगे। लेकिन एमसी कहता है लोन, आखिरकार तुम्हें क्यों लगता है कि मैं जैसे सिचुएशन में तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ। लेकिन जिस वजह से जो लड़की थी वो चिढ़ जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम, मेरे जैसे ग्रेट वूमन, मेरे जैसे इतनी अच्छी बॉडी वाली जो वूमन होती है उनका एक हस्बैंड और बॉयफ्रेंड होना इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम है फालतू की बकवास करने का तो वो समय तुम्हें यहाँ पर जो पैसे हैं उन्हें अरेंज करने के लिए लगा देना चाहिए। एमसी कहता है कि अब तो मुझे भरोसा हो चुका है कि तुम सबसे निचले दर्जे वाली वूमेन हो सकती हो, लेकिन मुझे माफ करना जैसे कि मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है तो अब मुझे यहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन जो लड़की थी मतलब कि जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहने लगती है मिस्टर अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमारे जो ब्रांच मैनेजर वो पर्सनली आकर तुम्हें ग्रीट करना चाहेंगे। लेकिन हम देखते हैं एमसी को जो मियावी के साथ मतलब कि आदमी आया था वो उसे रोक लेता है और कहता है जरा रुको, इस यंग मैन को जो ब्रांच मैनेजर खुद ग्रीट करना चाहता है, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले तुमने मेरी मियावी को इंसल्ट किया है उसके लिए तुम्हें
तुम्हें माफी मांगनी होगी। एमसी कहता है आखिरकार तुम समझते क्या हो अपने आप को और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे काफी ज्यादा वैसे भी डिस्गाइज कर रहे हो, लेकिन इसके बाद मेरे से माफी मांगने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है क्या क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं आखिरकार कौन हूँ? मैं यहाँ पर तियान रेओ ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। क्या तुम्हें पता है कि हमारी जो कंपनी थी हर साल कितने ज्यादा एन को यहाँ पर टैक्स के रूप में पे करती है, जितना कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम नहीं कमा सकते। और वो हम देखते हैं एमसी से कहने लगता है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे जो ट्रांजेक्शन है उसे बैंक के जरिए इमीडिएटली स्टॉप करा सकता हूँ। तभी तो गार्ड आ जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बंदा बताता है ये परफेक्ट टाइमिंग है, यहाँ पर कोई जो है इस वीआईपी रूम के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, इसे जल्दी से यहाँ पर बाहर निकाल दो। लेकिन हम देखते हैं जो गार्ड था वो बताता है ये पर्सन हमारा वीआईपी नहीं है, बल्कि वीआईपी में भी काफी ज्यादा वीआईपी मेंबर है। वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब। तभी ब्रांच मैनेजर भागते हुए काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में वहां पर आ जाता है और कहने लगता है मिस्टर मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा वेट कराया। मेरा नाम मैं यहाँ का ब्रांच मैनेजर वो कासू हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना पर्सनल काम छोड़कर तुम्हें पर्सनली ग्रीट करने के लिए आया हूँ। वो बताने लगता है तुमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट बल्ले एन को हमारे बैंक में डिपॉजिट किया है, जिस वजह से हम आपको जो ब्लैक डायमंड कार्ड है उसे इशू कर देते हैं। एडिशनली हमारी जो सर्विस है आपके लिए 24/7 वीआईपी सर्विस यहाँ पर ट्रीटमेंट चालू रहेगी। हमारा एमसी कहता है तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथ में जो आदमी था वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो इम्पॉसिबल है मैनेजर, आखिरकार ये नकली मनी भी हो सकती है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है हाँ सही, इसके पास इतने ज्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन जो ब्रांच मैनेजर था वो बताने लगता है क्या तुम मेरे यहाँ पर जो काम करने के तरीके है उसके ऊपर और बैंक की रेपुटेशन के ऊपर उंगली को उठाना चाहते हो? क्या तुम हमारे रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चन करना चाहते हो? अगर तुमने और भी ज्यादा हमारा एस्टिमेट गैसेस जो क्लाइंट है उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की तो हमारी जो बैंक है वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। और मुझे पता है कि जो हमारी बैंक है वो आसानी से तुम्हारे फ्यूचर के जो लोन्स है उन्हें भी यहाँ पर कट कर सकती है। जिस वजह से वो बंदा घबरा जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो और रोने लगता है कि अगर हमारे लोन जो है वो स्टॉप कर दिए जाते हैं तो हमारी कंपनी तुरंत यहाँ पर बैंकरप्ट हो जाने वाली है। हम देखते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी उसके घुटनों पर आ जाती है और कहने लगती है यूटा मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा गलत हूँ, मुझे इस ओल्ड मैन की साइड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। आफ्टर ऑल यूटा तुम ही यहाँ पर वो बंदे हो जिसे मैं अपने पूरे दिल से चाहती हूँ। और रोते जा रही थी लेकिन एमसी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और कहता है मैनेजर इन लोगों को यहाँ पर मेरे सामने से अलग कर दो और बैंक से बाहर निकाल दो। मैनेजर भी ऐसा ही करता है, उसकी गार्ड उसे लेकर यहाँ पर बाहर फेंक देते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं एमसी एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था, लेकिन वो एयरपोर्ट के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि ब्रांच मैनेजर ने उसे काफी ज्यादा टाइम के बाद वहां से छोड़ा था। वो सोचने लगता है कि मुझे यहाँ यही सोचता हूँ कि वो यहाँ से चली ना गई हो या तो कहीं और यहाँ पर अपने आप से घूमने लगी हो। लेकिन तभी कोई उसे पीछे से टच करता है और कहता है गॉडनेस यूटा आखिरकार तुम कितना ज्यादा लॉन्गर मुझे वेट कराना चाहते थे अपनी क्यूट लिटिल सिस्टर को। हम देखते हैं वो एक लड़की होती है जो कि इसकी लिटिल सिस्टर होती है जिसका नाम साकी था। वो कहने लगती है कि तुम्हें मुझे एक लंबी और काफी ज्यादा बड़ी ट्रीट कर देनी होगी, तुमने मुझे काफी ज्यादा वेट कराया। वो कहने लगता है सॉरी मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे काफी ज्यादा काम आ चुके थे, लेकिन मैं तुम्हें ट्रीट पक्के से कर दूंगा, वो भी काफी ज्यादा अच्छा। लेकिन जिसके बाद जो साकी थी वो कहने लगती है कि यहाँ पर हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं। एमसी सोचने लगता है जो साकी है वो हमेशा की तरह काफी ज्यादा एडोरेबल है। एमसी कहता है हाँ ये काफी ज्यादा हॉट है तो हमें यहाँ पर जाकर जो कुछ ड्रिंक्स है उन्हें पहले पी लेना चाहिए। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। एमसी कहता है जैसा कि मुझे पता है यहाँ पर स्टारा मौजूद है जो हमारे काफी ज्यादा नजदीक है, हमें वहां पर जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं साकी थोड़ा शौक से हो जाती है और कहती है यूटा ये तुम्हें इतने ज्यादा जो एयरपोर्ट के पीसेस हैं मतलब की प्राइजेस हैं तुम्हें पता है यहाँ पर काफी ज्यादा होते हैं, हम कुछ बाहर जाकर खा सकते हैं, तुम्हें यहाँ पर पैसे वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन तभी कोई आता है जो एमसी से टकरा जाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं वो 3 बंदे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में साकी के क्लासमेट होने वाले थे। एक बंदा जिसका नाम सिंजी यमाड़ा होता है वो बताने लगता है क्या ये यूटा है मतलब की साकी है और क्या तुम लोग यहाँ पर स्टारा में कॉफी पीने के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ। और उसके जो साथी थे वो उसके लिए मजाक उड़ा रहे थे। वो बताते हैं ये तुम्हारे साथ में जो बंदा है उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता जो स्टारा के अंदर कॉफी भी यहाँ पर परचेज कर सकता होगा। जो लड़की थी वो भी उसका मजाक बनाने लगती है। वो बताती है इसकी जो क्लॉथ है वो काफी ज्यादा सेमी है, स्टारा में कॉफी की जो कॉस्ट होती है 5 रन पर कप होती है और क्या तुम्हें पता है कि तुम वहां पर जाकर बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। एमसी कहने लगता है साकी क्या तुम इन लोगों को यहाँ पर जानती हो? साकी बताता है कि मैं इन लोगों से अभी अभी मिली थी और उनका कहना है कि वो लोग मेरे सेम यूनिवर्सिटी में क्लासमेट होने वाले थे, लेकिन तुम्हें इनको ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। एमसी बोलने लगता है these days जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने पेरेंट्स की मनी को काफी ज्यादा यहाँ पर लीच करते रहते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं कि जो उन्हीं की मनी हो। हम देखते हैं जो सिंजी यमाड़ा होता है वो काफी ज्यादा उसे चिढ़ाने लगता है और वो कहता है वो लोग वहां पर जा तो रहे हैं लेकिन मुझे देखकर लगता है उसके पास तो वहां पर बॉटल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। और उसके साथ में जो लड़की थी वो कहने लगती है हमें इसे छोड़ देना चाहिए संजी और इससे हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला और हमको इन जैसे जो पार्वटरी रफ होते हैं उन लोगों से काफी ज्यादा दूर होना चाहिए और हमें इन जैसे लोगों की अटेंशन की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन तभी एमसी को एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसे 2 घंटे के अंदर जो 1 यन है उसे स्पेंड करना होगा और उसके बदले में उसे फिजिकल एनहेंसमेंट का जो बोनस है वो मिल जाएगा। एमसी कहता है ये परफेक्ट टाइम है और वो अपने पैसों को यहाँ पर बर्बाद करने के लिए जाने लगता है। अभी हम सिंजी और उसके साथ में जो लड़की थी उसे देखते हैं। वो कहने लगती है तुम्हें इन गरीबियों के साथ यहाँ पर टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें ऑलरेडी चलना चाहिए क्योंकि मेरी जो थ्रोट है वो काफी ज्यादा सूख चुकी है। और वो अजीब से एक्सप्रेशन दे रही थी। ये काफी ज्यादा कमीनी लड़की शकल से ही दिखाई दे रही थी कि इसने पैसे देखे नहीं कि अपनी मुंह खोलना चालू कर दिया। लेकिन उसे देखकर लड़का भी पिघल जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर चीज पिला सकता हूँ जो तुम्हें यहाँ पर पीने के लिए चाहिए थे। लेकिन तभी उसके साइड से काफी ज्यादा लोग भागते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आता और वो चिल्लाने लगता है आखिरकार तुम लोग कहाँ पर भाग रहे हो, तुम्हें देखकर चलना चाहिए। लेकिन हम 2 लड़कियों को देखते हैं वो बात कर रही होती है कि तुमने यहाँ पर सुना है अपेरेंटली यहाँ पर एवरीथिंग जो स्टारा के अंदर मौजूद है वो पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। लड़की कहती है मुझे यहाँ पर नहीं पता लेकिन हमें जाकर चेक करना चाहिए। इस चीज को सुनकर वो तीनों बंदे भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिरकार स्टारा के अंदर जो सारी चीजें हैं वो फ्री में कैसे मिल सकती हैं। वो वहां पर जाता है और जो लड़की वहां पर काम करती है उससे
उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या सब कुछ फ्री में मिल रहा है। वो बताती है हाँ, या आज के लिए जो कुछ भी अंदर मौजूद है वो सब कुछ फ्री है, तुम लोग कुछ भी एंजॉय कर सकते हो। वो बताती है ये हमारे साथ कस्टमर मौजूद हैं जो इन सारी चीजों की जो फीस है उसे कवर करने वाले हैं, जो और कोई नहीं बल्कि यूटा होता है। यूटा कहता है सेंसी आज कुछ ज्यादा ही गर्मी मौजूद है, तुम सभी को फ्री ड्रिंक्स है वो मेरी तरफ से, तुम जितना चाहो उतना ज्यादा पी सकते हो। सभी लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और यूटा को खुशुक्रियां भी कहते रहते हैं। एमसी यहाँ पर साकी को कहता है कि आखिरकार तुम्हें इसे का जो टेस्ट है वो पसंद आया कि नहीं, तुम्हें सारी चीजें कैसी लगी। हम देखते हैं साकी भी काफी ज्यादा खुश लग रही थी। वो बताती है ये काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन बस थोड़ी सी बिटर है। हम देखते हैं तभी सिंजी वहां पर आ जाता है और कहता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी कहता है आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें यहाँ पर चिंता है कि तुम्हें तुम्हारा वाला शेयर यहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो बताता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी जो ड्रिंक है उन्हें खरीद के दे दूंगा। सिंजी कहने लगता है तुम पुअर पीपल इस तरीके से एक्ट करते हो कि तुम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा अमीर हो, वो भी बस तुम्हारे पास कुछ फ्यू सेंट क्या आ जाते हैं। तुम लोग तो ऐसे ट्रीट करने लगते हो कि ये दुनिया ही मेरी हो जाने वाली है। लेकिन वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इस जैसे जो डर्टी और चीप ड्रिंक्स की कॉफी है उसे मैं पीना पसंद करूंगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ जो चीप कॉफी है वो इतनी ज्यादा यहाँ पर खराब है कि उन्हें जो डॉग्स है वो भी पीना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं बाकी सभी लोग इस चीज को पी रहे थे और उसकी बातों को सुनकर वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और सिंजी को काफी ज्यादा गुस्से भरी नजर से देखने लगते हैं जैसे कि वो लोग इसे कूट देने ही वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एमसी कहता है आखिरकार तुम्हारे पास क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम्हें जल्दी खत्म कर देना चाहिए। सिंजी चिड़चिड़ाते हुए काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है कि मुझे तुम जैसे जो प्योर पीपल है उनकी ड्रिंक की कोई भी जरूरत नहीं है, जो कभी भी यहाँ पर विदेश बिल्कुल भी नहीं गए हैं और आखिरकार इन जैसी ड्रिंकों को कोई भी नहीं पी सकता। लेकिन अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी, सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो कहने लगते हैं हे किड आखिरकार तुम्हारा कहने का क्या मतलब पुअर पीपल, क्या तुम सोचते हो पहले मतलब कि बोलने से पहले क्या सोचते हो, और तुम्हें सोच लेना लेकिन देख लेना चाहिए कि आखिरकार तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे थे। एक बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो चुकी है उस बंदे को क्रिटिसाइज करने की जो फ्री में किसी को फेवर करना चाहता है, आखिरकार इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और वो सभी लोग मिलकर हम देखते हैं सिंजी को पीटने लगते हैं। सिंजी यहाँ पर साउटा से मदद मांगता है जो कि लड़की होती है और उसका एक और दोस्त होता है जो लोग वहां पर मौजूद थे। वो कहने लगते हैं क्या ये लोग भी इसके साथ में मौजूद हैं, लेकिन जो लड़की और वो लड़का था दोनों ही मना कर देते हैं कि हम लोग इसके साथ बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तभी यूटा वहां पर आ जाता है और कहता है यू ब्रेड अगर तुम्हें यहाँ पर लगता है कि तुम मेरी सिस्टर के साथ हुकअप कर सकते हो तो तुम्हें इसके लिए थोड़े अपने माइंड को चेंज कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं सिंजी और जो यूटा था वो वहां से जाने लगते हैं। सिंजी कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने इतने ज्यादा पैसों को बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन यूटा कहता है कि तुम्हारा ब्रदर के पास अब काफी ज्यादा पैसे आ चुके हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, आखिरकार कोई भी मेरी सिस्टर के यहाँ पर नीचे दिखाने की कोशिश कैसे कर सकता है। और जो सिंजी थी लेकिन जो साकी थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है यूटा जो है काफी ज्यादा कूल है। हम देखते हैं टैक्सी स्टैंड पर वो पहुंच चुके थे और हमारे एमसी का जो मिशन था वो भी कंप्लीट हो जाता है। वो सोचने से लगता है ये काफी ज्यादा क्लोज था, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था आखिरकार स्टारा में जो डेली सेल्स होती हैं उन्हें मैं इस तरीके से परचेज कर सकता हूँ, ये तो एक सपने के समान है और वो भी एक सिंगल यन में ये सारी चीजें मिल जाती हैं। हम देखते हैं उसे मिशन पूरा करने पर जो फिजिकल एनहेंसमेंट का जो पिल थी वो मिल जाती है। वो सोचने लगता है खाकर मुझे क्या असर होने वाला है। सिस्टम बताता है कि उसका जो स्टेमिना था वो ऑर्डिनरी पीपल से 3 टाइम तक बढ़ चुका है और उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं साकी और वो दोनों ही स्टैंड पर वेट करने लगते हैं लेकिन उन्हें टैक्सी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तभी जो साकी थी वो एक कार को देखती है और बताती है कार काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और वो कार आकर उनके सामने रुक जाती है। उसके अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, वो यूटा से कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है मैनेजर यांगी, मैं अपनी जो लिटिल सिस्टर है उसे पिकअप करने के लिए आया था और मैं इसके बाद उसे यूनिवर्सिटी रूम में ले जाने वाला था। साकी कहने लगती है क्या तुम इसे यहाँ पर जानते हो यूटा। तो जो मैनेजर होती है वो कहने लगती है वेट, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है वो आफ्टरनून में होने वाला है। एमसी कहता है ओ राइट, मैं तो इसे यहाँ पर भूल ही चुका था। वो सोचने लगता है कि मुझे और भी ज्यादा जो मनी है उसके लिए स्ट्रगल करने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो कुछ और ही है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा महीनों से प्रिपेयर कर रहा था। तो साकी थी जो कहती है तुम चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम जाकर अपने काम कर सकते हो यूटा, मैं अपने आप से यहाँ पर चले जाएंगी। बिसाइड तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया कि तुम इतने ज्यादा जो ब्यूटीफुल वुमन है उसके साथ यहाँ पर काम करते हो, तो तुम्हें ये मौका इसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। लेकिन एमसी कहने लगता है आखिरकार तुम क्या कह रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे और मैनेजर यांगी के बीच में। मैनेजर कहने लगती है क्या तुमने यहाँ पर कुछ कहा। तो यूटा शर्माते हुए कहने लगता है नहीं नहीं, मैं गाड़ी में आ जाता हूँ। और वो मनी में सोच रहा था मैं हमेशा से जो मनी है उसमें फंसा रहता था और जो मेरी सैलरी थी वो काफी ज्यादा लो थी, लेकिन मनी मैन वो भी जो मैनेजर यांगी उसे पसंद किया करता है। और वो लोग कार में बैठकर जाने लगते हैं। मैनेजर कहती है तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर मौजूद है तो तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और तुम्हें जो प्रोजेक्ट है उसे अच्छे से पास करना होगा, जिस वजह से तुम्हें जो काफी ज्यादा 100 ओपियन है वो उस बोनस के लिए मिल जाएंगे। तो मैं मतलब जो एमसी कहता है यहाँ मुझे इस बारे में पता है कि मैं इस बार जो मैनेजर यांगी की जो ट्रिक्स थी उसमें फंस चुका था, लेकिन मैं अच्छे से इस चीज को पूरा करने वाला हूँ। और वो लोग जल्दी वहां पर स्पीड बढ़ाकर जाने लगते हैं। हम देखते हैं जो मैनेजर थी वो बताने लगती है तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा हुनर होना चाहिए कि तुम मेरी ट्रिक्स में आ चुके हो जिस वजह से तुम पैसे भी कमा सकते हो। हम देखते हैं वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है मैनेजर कावाई का एक ब्रदर जिसका नाम ओगाटा काउसोके होता है। वो बताने लगता है इन सारी चीजों को यहाँ से फेंक दो। एमसी कहता है आखिरकार इस सारी चीजों को क्या मतलब है। वो बंदा बताता है यूटा तुम्हारी जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो सीट थी अब और ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाली, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो मैनेजर है और उसने मुझे कहा है कि उसकी जो मतलब तुम्हारी जो प्लेस है अब से मैं संभालने वाला हूँ। लेकिन एमसी कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे सामान को कैसे फेंका, जो सामान है वहीं के वहां रख दो जहां से तुमने उठाया था। वो बंदा कहने लगता है आखिरकार मैं इसे क्यों रखने वाला हूँ और अपने हाथ को उठाकर कहने लगता है पुअर गाय तुम आखिरकार मुझसे सारी चीजें फाइट के अंदर सेटलमेंट करना चाहते हो। और वो उसे मारने ही वाला था लेकिन एमसी उसके हाथ को पकड़कर उसे मोड़ देता है, जिस वजह से वो बंदा काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है छोड़ो जरा छोड़ो, ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। हम देखते हैं वो बंदा सोच रहा था कि ये कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है। एक बंदा और वहां पर आ जाता है जो कहता है उसके हाथ को तुम जल्दी से छोड़ दो और वो और कोई नहीं बल्कि इसका ब्रदर इन लॉ होता है। वो कहता है तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन है वो ओटागा यहाँ
पर प्योरी करने वाला है। लेकिन एमसी कहता है कि तुम इतने लास्ट टाइम पे प्लान को कैसे चेंज कर सकते हो, जो सारी प्लानिंग और क्रिएशन है वो मैंने की है पूरी यहाँ पर स्क्रैच से, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आकर तुम इसे चेंज करना चाहते हो, आखिरकार इसका क्या मतलब है। तो मैनेजर कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन तभी कोई डेस्क पे हाथ मारते हुए कहता है कि मैं इस चीज को कभी भी नहीं होने दूंगी। वो और कोई नहीं बल्कि मैनेजर यांगी होती है। वो बताती है कि जो प्लान है डेवलपमेंट का पूरा यूटू ने किया है, शुरुआत से ही सारी चीजें उसने की है, उसकी कोई भी रिप्लेसमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मैनेजर था वो कहने लगता है यांगी, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे मैटर में बीच में मत पड़ो। तो जो मैनेजर थी वो बताने लगते हैं कवाई, एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव होने के तौर पर तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है, मेरे जो डायरेक्टर सबऑर्डिनेट है उसे मेरी मर्जी के ऑर्डर देने की, और या फिर जो प्रेजेंटेशन है वो फेल हो जाती है, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाते हो। मैनेजर कहता है ऑलराइट, तुम्हें सारी चीजें बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आ जाने वाली हैं, और वो वहां से जाने लगता है। मैनेजर यांगी कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें बस प्रेजेंटेशन के ऊपर और उसकी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, और वो वहां से जाने लगती है। एमसी सोचने लगता है मैनेजर यांगी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने काम के मुताबिक, लेकिन असल में काफी ज्यादा टेक केयर करने वाली एक औरत है, और वो हंसते जा रहा था। जिसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में हम देखते हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो चलते जा रही थी, और सामने जो वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ था होंगटेक ग्रुप का, उसे भी जो प्रेजेंटेशन थी वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है जितना कि उसने यहाँ पर सोचा था। तो जो यूटा थी और यांगी दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और हम देखते हैं जो यांगी थी वो यूटा को काफी ज्यादा पास में आ जाती है, और उसके वो भी उसे टच होने लगते हैं। यूटा शर्माने लगता है और कहता है मैनेजर काफी ज्यादा क्लोज में आ चुकी है। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहने लगता है हमारी जो कंपनी थी प्रेसिडेंट है वो आ जाएंगे तो हमारा जो डेप्ट का सेटलमेंट है हम उसे भी पूरा कर लेंगे। लेकिन यांगी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो बताने लगते हैं डेप्ट सेटलमेंट, आखिरकार तुम किस तरीके के सेटलमेंट की बात कर रहे हो, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी जो बैंक का मैनेजर था वो आ जाता है, वो कहने लगता है यांगी यहाँ पर हमारी कंपनी के ऊपर कई हजारों का जो डेप्ट है वो मौजूद है, कंपनी बुक में भी लिखा हुआ है, और इस तरीके से हमारी जो कंपनी की जो मतलब की पेएबल सैलरी होती है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। और वो बताती है कंपनी के एग्जीक्यूटिव होने के तौर पर तुम्हें इस तरीके की इस चीजों को पहले से सिचुएशन को हैंडल करके रखना था। लेकिन वो बताने लगती है डेप्ट, लेकिन कंपनी बुक में ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी, और उसे याद आने लगता है कि उन ओल्ड मैन ने जो कंपनी से मौजूद की थी और उसे ये पता तक नहीं था कि उन लोगों ने जो डेप्थ है इस बारे में छुपा कर रखा था। मैनेजर कहने लगता है कि तुम्हें कंप्लीटली मूर्ख बना दिया गया है, उन ओल्ड मैन के द्वारा जो बुक थी जो तुम्हें पहले दी गई थी वो पूरी तरीके से गलत थी, और जो डेप्थ था वो अब तुम्हें चुकाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो बताने लगती है फेक बुक्स, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, और ऐसे तो लगता है कि उन लोगों ने शुरू से ही डिसाइड किया था कि मुझे इस चीज में ट्रैप करने का। तो मैनेजर बताने लगता है कि तुम इसमें परफेक्टली तरीके से फंस चुकी हो, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। यांगी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, वो बताने लगती है इस तरीके से जिस कंपनी को मैंने अपने ब्लड स्वेट और टीयर से बनाया है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। हम देखते हैं जो मैनेजर था वो वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और कहता है बाय द वे हम लोगों ने एक न्यू कंपनी को स्टार्ट किया है जहां पर हम लोग जो है यूटेक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे। अगर जो प्रेसिडेंट है यूटेक कंपनी के वो इस कंपनी को 90 येन में खरीद लेते हैं, तो हमारी जो मतलब की मैनेजर होती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बताने लगती है 90 येन ये तो काफी ज्यादा लो प्राइस है, आखिरकार तुम किसी तरीके के एडवांटेज मतलब किसी की वीकनेस का एडवांटेज उठाने के बाद इस तरीके के जो अटेम्प्ट है उसे कैसे कर सकते हो। लेकिन मैनेजर कहता है लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अपने पास कुछ भी नहीं पता बचा है, और मुझे पता है कि तुम्हारे पास 90 येन अभी राइट नाउ होने भी नहीं वाले। तभी एक उनके पीछे बंदा था वो बताने लगता है मैनेजर कवाई प्रेसिडेंट जो है यूटेक कंपनी के वो आ चुके हैं। तभी प्रेसिडेंट आ जाता है, वो बताने लगता है प्रेसिडेंट कोहिशिटा हम लोग आपका काफी ज्यादा लंबे समय से वेट कर रहे थे। उसके साथ में हम देखते हैं जो ब्रांच मैनेजर था वो भी आया हुआ था। तभी जो प्रेसिडेंट था वो बताने लगता है ब्रांच मैनेजर फूजीवारा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने काम के लिए साथ में ले आ चुका हूँ, लेकिन मैं उस पर्सन से मीट करना चाहता था जिसने यहाँ पर इतने ज्यादा पैसे को तुम्हारी बैंक के अंदर डिपॉजिट कराया है। लेकिन ब्रांच मैनेजर कहता है कि मुझे माफ कर देना, हमारे जो बैंक के वीआईपी क्लाइंट होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है इतनी आसानी से शेयर नहीं कर सकते, भले ही वो तुम्हारे लिए क्यों ना होगा। तो प्रेसिडेंट भी कहता है क्या ये यहाँ पर सच है। लेकिन तभी जो ब्रांच मैनेजर था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मैमसी उनके सामने बैठा हुआ था। वो बताने लगता है मिस्टर यूटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो एमसी उसे देख लेता है और कहता है ब्रांच मैनेजर फूजीवारा, और इतने में जो प्रेसिडेंट था वो समझ जाता है और बताने लगता है क्या ये वही पर्सन है जिस बारे में तुम बात कर रहे थे। मैनेजर कहता है तुमने यहाँ पर सही कहा, यही वो बंदा है। प्रेसिडेंट तुरंत यहाँ पर हम्बल बन जाता है और थोड़े झुकते हुए बड़ी रिस्पेक्ट के साथ एमसी को ग्रीट करने लगता है और बताता है मैं प्रेसिडेंट यूटेक कंपनी का, मेरा नाम कोनिशिटा है और मुझे तुम्हारे जैसे पर्सन से मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। वो कहने लगता है कि आखिरकार हमारे हालचाल कैसे हैं। हम देखते हैं जो मैनेजर कबाई होता है वो शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है प्रेसिडेंट कोनिशिटा क्या तुम यहाँ पर कोई गलती कर रहे हो किसी और को लेकर। ये झूठा मतलब जो यूटा है वो हमारी कंपनी में एक जूनियर के रूप में काम करता है। लेकिन हम देखते हैं प्रेसिडेंट चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर पागल बंदे, जो पर्सन तुम्हारे साथ सामने मौजूद है आखिरकार तुम उसे कैजुअली तरीके से कैसे लेते हो, जिसने बैंक के अंदर यहाँ पर इतने ज्यादा पैसे को 1 लाख येन से भी ज्यादा पैसे को डिपॉजिट कराया था, ये काफी ज्यादा वेल्दी मैन है। हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। आगे एमसी कहता है प्रेसिडेंट कोनिशिटा अर्लियर तुम लोगों ने कहा कि तुम हमारे जो कंपनी है उसे 90 में खरीदने वाले हो, लेकिन मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर तुम्हारा जो नेम है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रखा मतलब दिखाई देता, मुझे माफ कर देना लेकिन आप जो कंपनी है उसे बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। तो प्रेसिडेंट भी यहाँ पर कुछ नहीं कहता, वो कहता है अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो जो ब्रांच मैनेजर फूजीवारा है वो कंपनी के डेप्ट है उसे पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो एमसी कहने लगता है प्रेसिडेंट आखिरकार इससे क्या मतलब है। लेकिन तभी जो मैनेजर थी वो पूछने लगती है मतलब कि जो मैनेजर यांगी होती है वो कहती है लेकिन मुझे इससे पहले एक चीज को पूछना पड़ेगा। एमसी कहता है कि यहाँ पर जो पीपल इस चीज में इन्वॉल्व है जिन्होंने फेक बुक को क्रिएट किया है मैं उसे लीगली यहाँ पर कंपनी को सेल करने के तौर पर अच्छे से उन्हें ट्रीट करने वाला हूँ। जिसके बाद एमसी यहाँ पर मैनेजर कावाई की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों ने इस सारी चीजों को बीच में अपने हाथ को यहाँ पर घुसेड़ा है तो तुम्हारी जो इन्वेस्टिगेशन है ब्रांच मैनेजर फूजीवारा करने वाले हैं और चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग इसे
बड़ी अच्छे से कोऑपरेट करने वाले हैं। फुजीवारा कहता है कि अथॉरिटीज और कंडक्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ होने वाला है। हम देखते हैं जो मैनेजर कवाई होता है वो काफी ज्यादा घबरा चुका था और कहता है मुझे कह दो ये सब चीजें झूठी होने वाली हैं। और अगले ही हम दिन देखते हैं वो अरेस्ट हो चुका था अपनी ही कंपनी को अंदर से बेचने के लिए। हम देखते हैं जिसके बाद जो मैनेजर यांगी होता है और हमारा एमसी था वो दोनों ही ड्रिंक कर रहे होते हैं। मैनेजर उसे शुक्रिया कहती है हमारी कंपनी को, लेकिन मेरी कंपनी को यहाँ पर बचाने के लिए उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती है। और हम देखते हैं एमसी कहता है नहीं इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन जो अब कंपनी थी वो एमसी की हो चुकी थी। लेकिन वो अभी भी कहता है कि मैं मैनेजर यांगी को चाहता हूँ कि वो कंपनी को लीड करें, लेकिन इस बार तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगली बार तुम फ्यूचर में पास्ट के जैसे बिल्कुल किसी और के साथ मूर्ख नहीं बन सकती। और हम देखते हैं जो यांगी थी उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, वो शर्माते जा रही थी और कहती है लेकिन मैं काफी ज्यादा जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हूँ। और वो उठकर एमसी के पास जाने लगती है और कहती है आखिरकार हम और क्यों नहीं पीते। और हम देखते हैं वो जाते हुए गिर जाती है, एमसी उसे पकड़ लेता है। यांगी बताने लगती है ऐसा लगता है मैंने अपने एंकल को मोड़ लिया है, क्या तुम मुझे अपस्टर मेरे रूम में जाकर छोड़ सकते हो। और वो शर्मा रही थी और वो साथ ही में कहती है लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा तुम इस स्ट्रेंज सिचुएशन को कोई भी फायदा नहीं उठाने वाले। एमसी उसे ले जाता है और कहता है मैं इन सारी चीजों को समझ चुका हूँ। वो उसे रूम में छोड़ देता है और कहने लगता है यांगी जो कि अब न्यू प्रेसिडेंट बन चुकी है कंपनी की, मैं अब वापस चला जाता हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो यांगी थी उसे पकड़ लेती है और पकड़कर उसे किस करने लगती है और बताती है कि यहाँ पर इस बार तुम मेरी ट्रिक में आकर फंस चुके हो। हम देखते हैं एमसी भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था और वो तुरंत ही यांगी को लिटा देता है और दोनों ही मूड बनाने लगते हैं। और हमें बताते हैं कि 6 घंटे बीत चुके थे उन्हें मंजिल लेते हुए। एमसी बताने लगता है इसमें तुम्हारी ही गलती थी क्योंकि तुमने मुझे प्रोवोक किया था। और वो हंसने लगता है। तभी जो मैनेजर होती है वो फिर से उसे प्रोवोक कर लेती है और हम देखते हैं एमसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उनका नेक्स्ट राउंड फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एमसी दिखाते हैं। एमसी को मिशन मिलता है कि तुम्हें आज का दिन खत्म होने से पहले 50 पेनीज को स्पेंड करना होगा और जो बोनस है उसे रैंडम तरीके से मिलने वाला है। जिसके बाद हमें एमसी जो था मैनेजर से कहने लगता है कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो कि मैं कंपनी के अंदर और थोड़ा इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन जो मैनेजर होती है वो मना कर देती है। अमल की प्रेसिडेंट हो चुकी है, हम उसे प्रेसिडेंट ही बुलाएंगे क्योंकि वो बताती है उससे पहले जो डैमेज हुआ है कावाई इंसिडेंट के दौरान उससे पहले रिकवर करना होगा। बाकी के बाद में जो अंदर की और भी जो लोग थे जो पकड़े नहीं गए हैं उन पर मुझे काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। कंपनी के फाइनेंस परफॉर्मेंस पर मुझे बहुत कुछ चीजें करनी है, लेकिन मेरे पास काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है मैं अकेले ही उसे रिकवर कर सकती हूँ और उसे नए लेवल तक भी ले जा सकती हूँ। जिसके बाद वो एमसी को किस करती है और कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और ये मेरा ग्रेटेस्ट तरीका है जो मेजर शेयर होल्डर है उसे रिपे करने के लिए। और वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वहां से जाने लगती है। तभी एमसी को एक फोन आ जाता है, वो उसे उठाते हुए कहने लगता है यामागुची क्या हुआ कि जो आंट है वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी है। वो हॉस्पिटल में चला जाता है। यामागुची उसका एक दोस्त है जिसकी जो मदर होती है वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसकी मदर बताती है कि अभी तक मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक से मुझे सिकनेस हो जाती है। एमसी बताता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये बस सालों की थकावट है जो यहाँ पर अब साथ में निकल रही है। वो एप्पल को छीलते हुए बातें करते जा रहा था। तभी वो एमसी जो था उसके दोस्त से कहता है कि हम लोग यहाँ पर बचपन से ही दोस्त थे और मैं हमेशा यहाँ पर यामागुची के हाउस में मतलब कि उसी दोस्त के हाउस में खाने खाने के लिए आया करता था और मैं एक्स्ट्रा ही खा लेता। उसका दोस्त भी हंस रहा था और वो आंट को एक एप्पल देने लगता है। एमपी सोचता है कि यहाँ पर दरअसल बात ये थी कि मैंने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं हॉस्पिटल की जो फीस है उसके लिए कुछ पैसे मांगना चाहता था। लेकिन अभी अभी मुझे यहाँ पर न्यूज मिली है जो यूटो की कंपनी है उसमें काफी ज्यादा ट्रबल मचा हुआ है और उसकी यंगर सिस्टर भी अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाली है, तो मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल होने वाला है। तभी एक नर्स और दो काफी ज्यादा यहाँ पर हट्टे कट्टे बंदे आ जाते हैं। नर्स कहने लगती है रूम नंबर 42, क्या ये यही रास्ता है। तभी एक बंदा कहने लगता है यामागुची हमें तुम्हारे रूम्स को यहाँ पर इमीडिएटली मूव करने की जरूरत है। लेकिन तभी जो दोस्त है यामागुची वो वहां पर आ जाता है और कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने कहा था कि मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जो फीस है वो कुछ दिन में चुका दूंगा, उसके लिए मुझे थोड़ा समय दो, हमें बाहर निकालने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन नर्स बताती है हॉस्पिटल फीस हम लोगों को एक रेंट जो कैश है वो मिल चुका है कुछ समय पहले और आप लोगों को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो पेमेंट है वीआईपी रूम की वो भी यहाँ पर सेटलमेंट हो चुकी है। जो बंदा था यामागुची वो शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है बन रहे हैं। तो नर्स बताती है जो पेमेंट है वो हमने रिसीव कर लिया और वो भी किसने की है जो साथ में तुम्हारे जेंटलमैन खड़ा है उसने। और जो दो बॉडी बिल्डर थे वो हम देखते हैं यामागुची की मदर को लेकर जाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं हम आपको सीधे यहाँ पर एक स्पेशल सर्विस के दौरान आपके वीआईपी रूम में शिफ्ट कर देते हैं। हम देखते हैं यामागुची की मदर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जो दोनों बंदे थे उसे अपने हाथों पर उठाकर ले जाने लगते हैं स्पेशल हॉस्पिटल रूम में। हम देखते हैं जो दोनों बंदे थे वो कहते हैं हम दो मतलब 24/7 आपकी सेवा में यहाँ पर हाजिर हैं और अपनी बॉडी को भी फ्लेक्स कर रहे थे। उसकी मदर इससे काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी यामागुची कहने लगता है यूटो क्या मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ या फिर कुछ। एमसी उसकी बातों को सुनते जा रहा था। यामागुची कहता है क्या यहाँ पर तुम मुझे थोड़ा पंच मार कर बता सकते हो कि मैं अभी सपने देख रहा हूँ कि नहीं। वो एमसी उसे थोड़ा पंच मारता है लेकिन इससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो जाता है। एमसी कहता है कि ये पेनाल्टी है, तुमने मुझे यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन की फीस के बारे में क्यों नहीं बताया था कि हम लोग दोस्त यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो यामागुची इसके चाहने लगता है और कहता है कि इसके बारे में मुझे यहाँ पर माफ कर दो। लेकिन एमसी कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे पास जब पैसे की जरूरत हो तो तुम मुझसे आकर सीधा मांग सकते हो क्योंकि जो आंट की ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले प्योरिटी करती है। तो उस जिस वजह से हम देखते हैं यामागुची रोने लगता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुमने जो मिशन था उसे कंप्लीट कर लिया है और उसे आई ऑफ द रूलर के नाम का एक जो ट्रेट है वो मिल जाता है। वो एमसी सोचने लगता है आखिरकार ये बोनस किस तरीके का है उसे समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर हमें नेक्स्ट स्पेशल रूम में बताया जाता है जो उसी के रूम के बाजू में था। एक लड़की जिसका नाम कैसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यामाडा मीका होता है वो कहने लगती है यंगर ब्रदर वो क्या मुझे फोन लगाना चाहिए। वो उसके फादर से बात कर रही थी। वो फादर कहने लगता है नहीं नहीं मेरी जो यूजुअल कंडीशन थी वो इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं थी, एक रीजन था मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था क्योंकि मैं कंपनी के मैनेजमेंट को यहाँ पर तुम्हारे ऊपर सौंपना चाहता था। वो एक फाइल के अंदर सारी चीजें उसे दे देता है जिसके अंदर कंपनी के सारे अरेंजमेंट लिखे हुए थे। और वो कहने लगता है मीका तुम कैसे अकेडमी में एक एलाइट के तौर पर हूँ, जो प्रोजेक्ट है वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे मेजर के हिसाब से परफेक्टली तुम्हें फिट होने वाला है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें इस चीज को हैंडल कर रहा हूँ और मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है। तो वो कहने लगती है मैं इस बार को जो वर्क है उसे केयरफुली तरीके से करूंगी
होंगी और आपको सिर्फ यहाँ पर आराम करने पर ध्यान देना चाहिए। वो डैड कहने लगता है प्लीज इन सारी चीजों को तुम्हारे यंगर ब्रदर को बताने की कोई भी जरूरत नहीं, जो कि सेंजी होता है और शायद ये वही सेंजी होने वाला है जिसके साथ अभी हमारे एमसी की बहस हुई थी। और हम देखते हैं जो मीका थी वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी एक लेडी और उसके साथ दो हम लोगों को भी देखते हैं। जो लेडी थी वो कहने लगती है ये लड़की कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है और ऐसा लगता है कि इसके पास काफी ज्यादा वेल्दी एसेट्स होने वाले हैं। जो औरत थी वो एकदम से उस लड़की के सामने आ जाती है, मतलब कि मीका के सामने आ जाती है और गिर जाती है। वो बताने लगती है तुम्हें ध्यान देना चाहिए, आखिरकार तुम यहाँ पर कहाँ पर चल रही हो। लेकिन मीका कहती है तुम ही वो थी जिसने मुझे धक्का दिया था। लेकिन वहां पर जो दो लोग मौजूद थे वो उस लेडी का यहाँ पर साथ देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमने भी देखा है कि तुम ही ने उस बूढ़ी औरत को धक्का दिया है। प्रिटेंड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत ना करना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और वो मीका को पकड़ने लगता है और पीछे के धकेलने लगता है, लेकिन तभी एमसी आकर उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं उसकी जो आई ऑफ द ट्रुथ थी वो एक्टिवेट हो जाती है। मीका एमसी को धन्यवाद करती है, लेकिन जो एमसी था उसकी नजर कहीं और जा रही थी। वो शर्माने लगता है। आगे हम देखते हैं जो ओल्ड लेडी थी वो उस लड़की का पैर पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाकर कहने लगती है कोई तो मेरी मदद कर दो, इस लड़की ने मुझे काफी ज्यादा जोरों से धक्का दे दिया है। वो काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाते जा रही थी। एमसी उसी को देखते जा रहा था। लड़की जो थी वो चिंता में पड़ जाती है और कहने लगती है इंडीड मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी चल रही थी और शायद गलती से मैंने यहाँ पर आपको धक्का दे दिया होगा। लेकिन तभी एमसी कहता है अगर तुम एडमिट कर लोगी तो तुम उनके ट्रैप में फंस जाने वाली हो, क्या ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो लड़की थी उसे ट्रैप के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वो कहने लगती है एक ट्रैप, आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है। एमसी सोचने लगता है अगर मैं जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस करता हूँ तो मेरी स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और वो उसी कारण से पता लगा सकता है। वो लड़की को बताता है जब तुम्हारी बॉडी और उस पर्सन की बॉडी 3 सेंटीमीटर के अंदर से थी टच करने से तो जो वूमन होती है वो ऑलरेडी यहाँ पर नीचे की तरफ गिरना चालू कर देती है। साथ ही में जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं वो कैमरे से फोटो को लेकर एक ऐसे एंगल से फोटो खींच रहे हैं जिससे इस तरीके से दिखाई दे कि तो जो सारी गलती है वो तुम्हारी ही होने वाली है और किसी को पता ना लगे। ये सारा सेटअप है और एमसी बताता है ये परफेक्ट शूट होने वाला है सारे एंगल से और सारे व्यू से यही लगने वाला है कि जो सारी गलती थी वो तुम्हारी थी। तभी लड़की यहाँ पर कहने लगती है तो अच्छा ऐसी बात है तो मुझे क्या करना चाहिए। एमसी बताता है मैं तो बस ये सारी चीजें कैजुअली कह रहा था। लेकिन वो कहता है ऑनेस्टली ये उसी प्रकार के लोग हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इस तरीके के एक्शन में, मतलब कि किसी को भी फंसाकर उससे पैसे ईटने में। रिसेंटली क्या तुमने किसी को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। लड़की सोचने लगती है और सोचते हुए बताने लगती है मतलब कि जो आंटी थी जो नीचे गिरी हुई ओल्ड लेडी थी उससे कहने लगती है सॉरी मैम मैं तुमसे यहाँ पर गलती से टकरा गई हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन मैंने तुमसे तो यहाँ पर टकराया ही नहीं। जो लेडी थी वो चिल्लाकर कहने लगती है तुम कितने ज्यादा कावर्डली चाइल्ड हो, तुम अपनी गलती को यहाँ पर एक्सेप्ट भी नहीं करती। जो सिक्योरिटी कैमरा है हॉस्पिटल के उनके अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई होंगी और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहाना मारकर यहाँ से जा सकती हो। लड़की कहती है कि हाँ आंटी मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरीके से एग्री करती हूँ। जो सिक्योरिटी कैमरा है हमें उसे चेक कर लेना चाहिए, लेकिन जो रेगुलर कैमरा है वो फुटेज को इतने ज्यादा मिली सेकंड में डिटेल्स नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के जमाने में जो सॉफ्टवेयर है वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, उनके जरिए तुम फोटो को एनालाइज कर सकते हो और उन्हें तुम काफी ज्यादा स्लो मोशन में देख सकते हो जो कि 1000 सेकंड पर स्लो हो जाता है। और अगर ऐसा रहा तो जो सच्चाई थी वो सबके सामने आ जाएगी। जो लेडी थी वो थोड़ा पैनिक करना चालू कर देती है। तभी जो लड़की थी वो कहने लगती है जो सॉफ्टवेयर है वो वैसे तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जैसे कि मेरी ये गलती थी तो जो सारी कॉस्ट है मैं उसे कवर करने वाली हूँ, इंक्लूडिंग जो तुम्हारा लॉस होने वाला है। लेकिन अगर इसमें जो सारी गलती है वो मेरी नहीं निकलने वाली तो जो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट और कंपेंसेशन है वो। लेकिन तभी जो लड़की थी और उसके साथी थे वो वहां से भागने लगते हैं और कहते हैं हमें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा चालाक थी। वो कहती है जैसा कि मैंने सोचा था। तभी एमसी कहने लगता है क्या यहाँ पर सच में इतना हाई टेक्नोलॉजी का एडवांस सॉफ्टवेयर आज के जमाने में आ चुका है। लेकिन लड़की हंसते हुए कहने लगती है ये तो बस एक झूठी था, लेकिन प्रोबेबली ये उन लोगों को कन्विंस करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा था। और दोनों ही यहाँ पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद लड़की बताती है बाय द वे मेरा नाम यहाँ पर यामादा मीका है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। एमसी कहता है मेरा नाम यूटो मासुमिया होता है। लड़की कहने लगती है मैं थोड़ी यहाँ पर जल्दी में हूँ तो मुझे अभी जाना होगा, लेकिन अगर तुम फ्री रहते हो तो जरूर से यूनिवर्सिटी में आना, मैं तुम्हें वहां पर जरूर से मिलूंगी। और वो वहां से जाने लगते हैं। एमसी कहता है तुम्हारा मुझसे इतनी कैजुअली तरीके से बात करना और मुझे यूनिवर्सिटी में इन्वाइट करना, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं थोड़ा सस्पिशियस हो सकता हूँ। लेकिन एमसी इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि मेरे जो कनेक्शन है इन जैसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी 6 बज चुके थे। तो वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हमें बताते हैं यूटा का जो रेंटल अपार्टमेंट है वो वहां पर पहुंच जाता है और एक सोफा सेट पर बैठे हुए जो लाइव स्ट्रीम होता है उन्हें देखने लगता है। वो कहने लगता है लाइव स्ट्रीम को देखने में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और हम देखते हैं 2 पॉपुलर क्रिएटर का वहां पर पीके चल रहा था जो उन दोनों के बीच में लाइव मैच चलता है और जिनकी ऑडियंस ज्यादा होती है, मतलब कि जिन्हें ज्यादा पॉपुलरिटी मिलती है वो इस मैच में जीत जाते हैं। जिनमें से हम पहली पिंक कलर की बालों वाली लड़की को देखते हैं। वो सभी से अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कह रही थी और काफी ज्यादा उसने छोटे कपड़े हुए पहने थे। लोग उसे यहाँ पर इमोजी लाइक्स और पैसे भेजते जा रहे थे। और वहीं हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो उससे कहीं उम्र में कहीं ज्यादा छोटी लग रही थी और उसने पूरे कपड़ों को अपने अच्छे से पहन रखा था और वो इस पीके मैच में हार रही होती है। वो सभी से यहाँ पर और ज्यादा वोट करने के लिए कहती है और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कहती है, लेकिन सामने वाली लड़की कहती है इन दी एंड ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ। तो हमें जो सामने वाली लड़की होती है हमें उनका अभी नाम नहीं बताया गया है तो क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। तो लड़की कहने लगती है जैसे कि वो एक स्ट्रीमर है तो हमें उसे स्ट्रीम के अंदर जो गेम है उसके पैरों से कंट्रोल करने के लिए उसे चैलेंज देना चाहिए। लेकिन तभी एमसी की जो आई ऑफ द रूलर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो कमेंट में लिखने लगता है कि जो सामने वाली जो लड़की थी जिसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं उसके लेग काफी ज्यादा छोटे हैं और इस कारण से जो उसका प्रोपोर्शन है वो काफी ज्यादा ऑफ है, इसलिए वो टेबल पर इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो उस लड़की को कमेंट कर देता है। लेकिन जो पिंक वाली लड़की थी वो उससे काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि मैं इतने ज्यादा लंबे समय से स्ट्रीम कर रही हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रीम के अंदर बिगनर हूँ और मुझे इन बारे में
कुछ भी नहीं पता फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें इतने ज्यादा जो एंटी कमेंट्स है उन्हें नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं वो उसे उसकी स्ट्रीम से ब्लॉक कर देती है। एमसी शॉक्ड हो जाता है और जो उसकी ऑडियंस थी वो भी हमारे एमसी को क्रिटिसाइज करने लगती है और वो सभी को बताती है चिंता करने की कोई भी बड़ी बात नहीं, हमने उसे ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है। और एमसी को फोर्सफुली उसकी स्ट्रीम से निकाल दिया जाता है। एमसी कहने लगता है इनक्रेडिबल, ऐसा लगता है कि जो पर्सन की अकेले की जो ओपिनियन होती है वो यहाँ पर शेयर करने से कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद एमसी जो सामने वाली लड़की थी जिसने पूरे कपड़े पहने हुए थे उसके पास पहुंच जाता है, जिसका नाम मारियाना होता है। वो स्ट्रीम को चेक करने लगता है। तभी जो मारियाना थी वो कहने लगती है नहीं नहीं, जो पीके टाइम है वो ओवर होने वाला है और सभी को मेरी मदद करनी होगी। वो काफी ज्यादा टेंस में चली जाती है और तभी हमारा जो एमसी था उसकी स्ट्रीम में एंटर कर जाता है और वो उससे जो जाइंट फेरी के जो स्टिकर्स थे जो कि पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें 5x करके सेंड कर देता है, जिससे दोनों ही स्टीमर जो गर्ल्स थी वो शॉक्ड हो जाती हैं। जो जाइंट फेरी होता है वो बनियन को कॉस्ट करता है और 5 टाइम उसने सेंड कर दिया था जो कि 5 के बराबर था और आज के जमाने में वो काफी ज्यादा पैसे होते हैं। और जो मारियाना होती है हम देखते हैं जो पीके स्ट्रीम थी उसमें कम कर लेती है। मारियाना काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो कहने लगती है यूटू सा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जो सामने वाली पिंक हेयर की लड़की थी वो कहने लगती है यूटू ये तो मुझे कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये काफी ज्यादा फेमिलियर पर्सन है। और वो अपने पोज को चेंज करते हुए काफी ज्यादा सेडक्टिव तरीके में सभी को काफी ज्यादा हार्डर ट्राई करने के लिए कहने लगती है। और इस लड़की का नाम युकाची होता है। वो बताते हैं कि युकाची है तुम सभी को के लिए जो लेटेस्ट स्ट्रेच है वो करने वाली है। लेकिन हम देखते हैं एमसी के सामने कौन टिकने वाला था, वो जाइंट फेरी को 10 गुना करके भेज देता है। सभी लोग काफी ज्यादा शौक थे। वो कहने लगते हैं नहीं नहीं नहीं, अनदर 10 यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसा लगता है वो रिपीट करते ही जा रहा है, उसकी उंगली लगातार दबते ही जा रही है। आखिरकार जो इतना बिग स्पेंडर है वो कैसे सो हो चुका है, ये तो कम्प्लीटली तरीके से पूरे जो पीके का रिजल्ट था उसे बदल देने वाला है। मारियाना काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो कहने लगती है देन यामाची मतलब कि युकाची सॉरी युकाची नाम है उसका, तो ये टाइम हो चुका है तुम्हारे गेम पेनाल्टी के बारे में। जो युकाची थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और एमसी सोचने लगता है कि तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था युकाची, तुम मेरी अपोलोजाइज के लिए वेट करना। और उसके मैसेज अभी तक उस तक नहीं पहुंच रहे थे। वो कहने लगता है कि तुम्हें इस चीज को करना ही होगा। और हम देखते हैं स्ट्रीम के अंदर जो युकाची होती है वो माफी मांगने लगती है यूटो से। वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पर जो पेनल्टी है उसे एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। एमसी शॉक्ड हो जाता है और जब हम देखते हैं कि मारियाना ने उसे मैसेज किया था वो कहने लगती है यूटो सा तुम्हारा पहले के लिए मुझे सपोर्ट करना काफी ज्यादा अच्छा लगा और उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा पैसे जो है मेरे ऊपर खर्च कर दिए होंगे। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें कभी भी तुम्हें रिटर्न कर सकती हूँ। और बताती है अगर मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया हो तो मैं तो जो सारा रिफंड है उसे भी कर सकती हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। एमसी सोचने लगता है रिफंड, क्या मैं इतना ज्यादा स्पीसियस हो चुका हूँ? एमसी कहता है नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो सारा पैसा है वो तुम्हारा होने वाला है और ये कोई ज्यादा बड़ा पैसा नहीं था। जिसके बाद मारियाना की जो लोकेशन होती है आईपी एड्रेस पर वो मुशाशी डिस्ट्रिक्ट होता है। मारियाना कहने लग गया क्या तुम यहाँ पर मुशाशी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, और अगर रहते हो तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? मैं तुम्हें एक अच्छी से ट्रीट देने वाली हूँ एक थैंक यू गिफ्ट के तौर पर, तो तुम्हें क्या लगता है हमें मिलना चाहिए? एमसी सोचने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं टारगेटेड हो चुका हूँ क्योंकि मैंने काफी ज्यादा पैसों को बेच कर लिया है बेल स्टीमर और जो डेस्परेट मतलब कि डेस्परेट होते हैं फैंस के लिए, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ्री मील वो भी कोई और दे रहा हो तो ये कोई क्राइम नहीं है। वो बताता है कि मैं अपनी लोकेशन को भेज दूंगा। जिसके बाद हम मारियाना हाउस में देखते हैं उसका हाउस काफी ज्यादा बड़ा और लग्जरियस लग रहा था। एक कमरे में बहुत सारे लेटेस्ट कलेक्शन के हैंडबैग्स दिखाए जाते हैं जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे। एक लेडी बैठी हुई थी जो कहने लगती है ये किड जो है उसकी मोम उससे मिलने के लिए आए हैं लेकिन वो कहीं और ज्यादा बिजी है और उसने मुझे पूरे दिन भर के लिए यहाँ इन दीवालों से बात करने के लिए छोड़ दिया है, क्या मैं उसे यहाँ पर बात करने के लिए कोई भी नहीं मिलने वाला? तभी वो लड़की वहां पर आ जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि मारियाना होती है और कहने लगती है मेरी जो स्ट्रीमिंग जॉब है वो काफी ज्यादा लंबे समय तक लगी है, ऐसा लगता है या मुझे जो मेरी मोम है उनसे काफी ज्यादा लंबे समय तक बात करनी होगी, मेरा जो काम है वो खत्म हो चुका है। और वो उसके मोम के पास आकर चिपक जाती है और कहने लगती है यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं अपनी जो बिलव्ड मोम है उन्हें अकेले छोड़ दूं, क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? तो उसकी जो मदर थी वो कहने लगती है ऑनेस्टली तुम्हें इतना ज्यादा यहाँ पर काम करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी लिटिल पॉकेट मनी है वो मैं हर मंथ तुम्हें यहाँ पर भेज ही देती हूँ, तो तुम्हें इस सभी चीजों को करने की कोई भी जरूरत नहीं। और जो तुम्हारे गले में नेकलेस पड़ा हुआ है जो एक ब्रांड न्यू है इसकी कॉस्ट 43 यान होती है और तुम स्ट्रीमिंग की जो मनी है उसके बलबूते पर लाइफ टाइम में इसे कभी भी नहीं खरीद पाओगी। लेकिन जो मारियन थी उसे किसी मतलब इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहने लगती है वो स्ट्रीमिंग मनी के लिए नहीं करती लेकिन वो इस चीज को फैंस के लिए करती है और वो इसे करना काफी ज्यादा पसंद है। जिसके बाद वो बताने लगती है मैं स्ट्रीम पर एक बंदे से मिली थी जो काफी ज्यादा मतलब की इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसकी मदर कहने लगती है मैंने तुमसे हजारों बार नहीं 100 बार कहा है कि तुम्हारी जल्दी अरेंज मैरिज होने वाली है, तो तुम्हें यहाँ पर जो नानियो ट्रेडिंग कंपनी का सन है उसके साथ शादी करनी होगी, तो तुम्हें जो बियर्ड रिलेशनशिप के जो थॉट्स हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। और उसकी मदर खड़ी हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं जो मारियान थी वो कहने लगती है बट मॉम मैं तो यहाँ पर जो मैरिज है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, मतलब कि अभी नहीं करना चाहती। तो उसकी मदर जाते हुए कहने लगती है ऑलराइट अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट है तो तुम्हें अपने डैड से बात करनी होगी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एमसी को देखते हैं वो बाहर जा रहा था और कहता है मुझे काफी ज्यादा भूख लग चुकी है और मुझे खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। उसके मन में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी जो डिशेस थी वो आते जा रही थी। वो सोचने लगता है आखिरकार मुझे यहाँ पर जो ग्रिल्ड चिकन है उसके साथ बियर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो इजाकिया टोक्यो मतलब कि टाइकियो नाम की एक प्लेस पर आ जाता है जहां पर हमें सुनाई देता है कोई कह रहा था प्लीज जो रेंट का पेमेंट है क्या आप कुछ और देर तक होल्ड कर सकते हैं, मैं उसे जरूर से चुका दूंगा। एक हम आदमी को देखते हैं वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा था, वो बताता है कि जो सेल्स है अभी काफी ज्यादा डाउन चल रही है इसलिए मैं जो प्रॉपर्ली तरीके से रेंट है उसे पे नहीं कर सकता। सामने हम देखते हैं उस प्रॉपर्टी की लैंडलेडी खड़ी हुई थी, वो
बताती है मैं तुम्हें यहाँ पर कह रही हूँ, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई चैरिटी चला रही हूँ, मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर तुम रेंट को पे नहीं कर सकते तो तुम्हें इस प्लेस को छोड़कर चला जाना चाहिए, और जैसे कि तुम रेंट को पे नहीं कर सकते तो हमें जो किचन के इक्विपमेंट है उन्हें सीज करना होगा। लेकिन वो बंदा घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। लेकिन हम देखते हैं लैंड लेडी अपने आदमियों से कहती है चिल्लाते हुए, जो कुछ भी तुम्हें मिले वो सारी चीज तुम्हें उठला ले जाना चाहिए। लेकिन वो आदमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है हमारा जो ग्रिल्ड है उसमें स्पेशल ऑर्डर के साथ बनाया गया है और इसकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जो रेंट है वो सिर्फ 150 सेंट है। तो ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम देखते हैं जो आदमी थे उसे धक्का देते हैं और कहते हैं अगर हम इस चीज को बेच भी देंगे तो हमें कुछ ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला, ये तो तुम्हारा शुक्रिया होना चाहिए कि हम सारी चीजों को उठाकर लेकर नहीं जा रहे। वो आदमी गिरने वाला था, लेकिन एमसी तभी वहां पर आ जाता है और उस बंदे को पीछे से पकड़ लेता है। हम देखते हैं वो बंदा बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसकी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था, वो काफी ज्यादा टेंस में आ जाता है। एमसी उससे कहता है क्या तुम यहाँ पर टेनेंट स्पेस के ओनर हो, आखिरकार तुम्हें कितने ज्यादा इस शॉप के लिए पे करने की जरूरत है, वो सारे पैसे मैं चुकाने वाला हूँ। जो औरत थी वो कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो और उसकी बदल तुम पे करने वाले हो, लेकिन आखिर ऐसा क्यों करने वाले हो। वो बताती है कि जब से मैंने जो रेंट रखा था उसे काफी ज्यादा लो रखा था, क्योंकि मैं काफी ज्यादा काइंडनेस माइंड वाली पर्सन हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर जो स्टोर है उसे भी ओपन करने दिया था। जिसके बाद वो कहने लगती है लेकिन तुम्हें यहाँ पर पता है कि जो सारी प्लेसेस है यहाँ की रिडेवलपमेंट के अंडर में जाने वाली हैं और ऐसा कॉमर्शियल एरिया बनने वाला है, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे जो सेम रेंट है वो मैं नहीं रख सकती, मुझे भी रेंट को बढ़ाना होगा। तो बंदा कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर ये कहा है, लेकिन हर बार रिडेवलपमेंट के नाम पे जब से वो अनाउंस हुआ है तुम प्राइस को बढ़ाते ही जा रही हो। लेकिन जो लेडी थी वो उसे चुप करा देती है और कहती है जो साथ की तीनों शॉप है मेरी होने वाली है, और अभी यहाँ पर एक जो ऑफर है वो भी चल रहा है कि तुम अपनी जो शॉप है उसे रेंट कर सकते हो, वो भी 2 येन के बदले में, और मुझे वो ऑफर चाहिए क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा फायदेमंद है। एमसी अपने फोन को निकाल कर किसी से बात करने लगता है और कहता है ब्रांच मैनेजर फूजीवारा, और वो उससे बात करने लगता है। लेडी उससे कह रही होती है अगर तुम्हें यहाँ पर 80 सेंट को बने एन में रेंट में मंथली देने के लिए तैयार हो तो मैं इस बारे में सोच भी सकती हूँ। एमसी तभी कहता है क्या पेपर वर्क कंप्लीट हो चुके हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद एमसी कहता है कि हमें इस तरीके की चीजों को जो ओनरशिप के राइट है उसे डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो प्लेस है ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। लेकिन जो लेडी थी वो हंसते हुए कहने लगती है तुम्हारी क्या तुम्हें यहाँ पर पता है कि ये प्लेस मेरे नाम पर है, और क्या तुम अपने दिमाग से पागल हो चुके हो, जो पूरी बिल्डिंग है वो मेरे नाम पर मौजूद है, चाहे तुम मुझे कितने भी ज्यादा पैसे क्यों ना देने वाले हो, मैं इसे बेचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और वो अपने आदमियों से कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बातें सुन रहे हो, जल्दी करो और वहां पर जो भी सामान मौजूद है उसे यहाँ पर उठाकर लेके आओ। हम देखते हैं वो शॉप के पास जाने लगते हैं, लेकिन एमसी जो था उन दोनों को ही अकेले के दम पर संभाल लेता है और उन्हें काफी ज्यादा दूर धकेल देता है, जिससे लेडी भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और कहने लगती है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें पुलिस को पकड़ा दूंगी, मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ। एमसी कहता है कि मैं तो बस कंफर्म कर रहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही राइट है जो कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज आ जाती हैं जो इस पूरे प्लेस को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। एमसी कहता है ऑन दी अदर हैंड मैंने इस पूरी लैंड को जो एंटायर डाउनटाउन है उसे परचेज कर लिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी जो वर्कर्स थे वो आ जाते हैं और कहते हैं सर हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। जो लेडी थी वो चिल्लाने लगती है और कहती है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पूरे होल एरिया को फ्लैटन कर सकता हूँ, वो भी उसमें समय नहीं लगने वाला था, और जिसके बाद शायद मैं ऐसे 2 महीने 3 महीने यहाँ पर और भी ज्यादा लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहने दूं। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इसे कोई भी परचेस मतलब कि रेंट करने चाहता है। कुछ फ्यू हंड्रेड या मेरे लिए कुछ भी नहीं होने वाले, वो तो मेरे लिए बस एक लिटिल पॉकेट मनी के समान है। जो लेडी थी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कुछ 100 येन, वो भी पॉकेट मनी, और ऐसा लगता है कि मैंने कम मतलब कि सच में किसी जो डेंजरस आदमी है उसे यहाँ पर परेशान कर दिया है। वो अपने घुटनों पर आ जाती है और कहती है प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दो। वो बताती है लास्ट ईयर मेरी जो सारी इंस्टॉलमेंट थी वो फेल हो चुकी है और मेरे पास अपने जो सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, बस ये रेंट करने के लिए दुकान ही बची थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। एमसी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पता है कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है। वो लेडी कहने लगती है आपसे जो सारा एक्स्ट्रा रेंट है उसे छोड़ दिया जाएगा, साथ ही में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल है वो हमारे ऊपर रहने वाला है, इस बारे में तुम क्या कहते हो। एमसी कहता है बेल अब तुम्हें यहाँ पर पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इस वजह से हम देखते हैं एमसी के जो अचीवमेंट्स पॉइंट होते हैं वो भी उसे मिल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो शॉप जिस बंदे ने रेंट की हुई थी वो एमसी को अच्छा अच्छा ग्रिल्ड सैंडविच और वगैरह वगैरह चीजें बनाकर खुआने लगता है। वो कहता है टू नाइट जो सारी प्लेस है वो तुम्हारे लिए रिजर्व की गई है, तुम जितना चाहे खा भी सकते हो। और वो कहता है कि मात्सुमिया सामा तुम्हारा बहुत शुक्रिया आज जो तुमने मेरे लाद के लिए यहाँ पर किया है। एमसी कहता है प्लीज मुझे इस तरीके से कहने की कोई भी जरूरत नहीं, और मैं हमेशा यहाँ पर आज से जो रात के टाइम है नाइट बिल्ड्स के लिए यहाँ पर आने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एमसी की बातों को सुनने के बाद जो बंदा था वो कहने लगता है जैसा मैंने सोचा था कि तुम मेरे टेस्ट को समझते हो। यहाँ पर वो साथ में काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो बताता है कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारी सीक्रेट रेसिपी है वो हमारे डेकेड से फैमिली में पास डाउन की गई है, जो रेंट इशू नहीं होता। मैं मेरे बिजनेस पे काफी ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, और अभी जैसे कि रेंट नहीं रहा है तो मैं मेरे बिजनेस को और आगे तक ले जा सकता हूँ। लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और कहता है कि मुझे एक मिनी लियन ने इन्वाइट किया है, और वो भी यहाँ पर याकीटोरी खाने के लिए। एमसी यहाँ पर खाते जा रहा था। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मैनेजर यांगी होती है। वो कहने लगती है बेल ये खाना काफी ज्यादा डिलीशियस है। एमसी सोचने लगता है अगर मैं इसे बताऊंगा कि जो याकीटोरी है वो यहाँ की बिलियंस ऑफ बर्थ में पड़ी है तो वो कैसे यहाँ पर रिएक्ट करने वाली होगी। लेकिन जो मेन मिशन है वो मुझे बता रहा है कि मैं किसी भी जो प्रो गिलेबल पीपल है उसे डिटेक्ट कर सकता हूँ, मतलब कि उसके जो अचीवमेंट को पॉइंट कंप्लीट करने के लिए उसे एक स्किल मिल जाती है जिस पर वो किसी भी झूठ बोलने वाले
वाले या फिर किसी को भी ट्रिक स्कीमिंग करने वाले बंदे को पकड़ सकता है। हम देखते हैं वो मैनेजर यांगी के पास जाकर स्मेल करने लगता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके का जो स्कैम है वो नजर नहीं आ रहा है। तो यांगी कहने लगती है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? आउटसाइड में हम मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें स्टॉप कर देना चाहिए ऑलरेडी। और वो शर्माते जा रही थी। साथ ही में वो एमसी कहती है, अगर तुम्हें ये स्मेल इतनी ज्यादा पसंद है तो हम कुछ जाकर घर पे यहाँ पर कर सकते हैं। तो एमसी उससे कहने लगता है कि एक रीजन था मैंने तुम्हें आज यहाँ पर इन्वाइट किया था। बताता है क्योंकि मैं एक न्यू कंपनी को स्टार्ट करने वाला हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है, जैसे कुछ चीजों को सेटअप करने की और ऑफिस को डिसाइड करने की। जो प्रिपरेशन था कंपनी की वो तुम्हारे ऊपर होने वाला है। तो एमसी मतलब जो लड़की थी वो बताने लगती है, तुम्हारा ये मतलब कि मैं सेक्रेटरी होने वाली हूँ? ऑफकोर्स ये मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। आगे वो बताती है, बाय द वे किस टाइप के बिजनेस को तुम यहाँ पर करने वाले हो जिसमें तुम्हें ऑफिस की और वगैरह चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो बताता है कि मैंने अब इस चीज में डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है शायद उस पर यहाँ पर काम करूँ। उसके लिए मुझे हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी लोकेशन की जरूरत होगी, जितनी ज्यादा अच्छी उतनी ज्यादा बेहतर। एमसी सोचने लगता है, आज सडनली मुझे एक आइडिया आ चुका है। जो मियाओ मियाओ सैन थी वो मेरे रास्ते में पड़ने वाली है जब मैं हेडक्वार्टर बिल्डिंग जाने वाला हूँ, और मैं उसकी मदद भी कर सकता हूँ, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा बोनस इफेक्ट भी मिलने वाले हैं। वो खुश लग रहा था। तभी हम देखते हैं जो मैनेजर थे वो कहती है, ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात है। आई एम सॉरी, मतलब कि मैनेजर नहीं है, वो एक प्रेसिडेंट बन चुकी है, और मैंने जो करंट कंपनी है वो स्टार्ट की थी, इसलिए मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे प्रोडक्ट और वगैरह फाइंड लोकेशन को फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एमसी कहता है, लेकिन तुम्हें मनी को वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। ऑलराइट, क्या तुम समझ चुकी हो? क्योंकि जो चीजें हैं यहाँ से और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाली हैं। हम देखते हैं तभी जो मैनेजर थी वो शॉपकीपर से कहते हैं ये सारा सामान को यहाँ पर हटाने के लिए, लेकिन एमसी कहता है आखिरकार क्यों? हम देखते हैं वो लोग घर पर आ जाते हैं और आते ही उन लोगों का जो माहौल है वो बनने लगता है, और मैनेजर कहने लगते हैं, हॉनेस्टली मैं काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत कर रही थी इस कंपनी को तुम्हारे लिए मैनेज करने के लिए, लेकिन तुम किसी और लड़की के साथ यहाँ पर मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी बताता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लड़की बताती है कि तुम्हारे अंदर से किसी और के परफ्यूम की स्मेल आ रही है, तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। आगे वो बताती है, मैं और भी ज्यादा तुमसे नहीं पूछने वाली, बस इतना यहाँ पर बता दो कि जब तुम्हें मदद करने की जरूरत पड़ने वाली है तो तुम्हें मुझे ही फोन करना होगा। मैं उन सारी चीजों को यहाँ पर अच्छे से ध्यान रख लूंगी। क्या तुम इस चीज को समझ चुकी हो? वो एमसी कहता है, ऑफ कोर्स मैं इन सारी चीजों को समझ चुकी हूँ। जिसके बाद वो प्लेस पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें दिखाते हैं उसका पीछा और कोई कर रहा था, और एमसी की जो स्किल थी आई ऑफ द रूलर वो एक्टिवेट हो जाती है। एमसी को समझ में आ जाता है कोई उसको डिस्टेंस से फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, और इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने 1 to 8 के जो सारे चैप्टर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कर दिया है, और आगे के चैप्टर्स जो हैं वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं। रिलीज होते ही मैं उन्हें भी आज एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर इस वीडियो को अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है तो। नहीं तो मैं तो वैसे भी कल एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। जितनी ज्यादा लाइक कमेंट मिलेंगी उतनी ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लोग वहां पर बाहर आ जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहने लगता है, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, जैसा कि मैंने सोचा था। आगे वो बंदा कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, तुमने एक ऐसे बंदे को नाराज कर दिया है जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम इसके लिए रिग्रेट करने वाले हो। हम देखते हैं वो बंदे बेसबॉल बैट को निकाल लेते हैं और तुरंत ही एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। एमसी उनके अटैक को डॉजता है और दूसरे के अटैक को पकड़ लेता है। एमसी कहने लगता है, अमेजिंग स्ट्रेंथ, भले ही मेरी फिजिकल इनहेस्ट क्यों ना हो गई हो, लेकिन मैं उनके साथ बराबरी पर मैच आ रहा हूँ। ये लोग प्रोफेशनल्स लगते हैं। एमसी तुरंत पीछे हट जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गलतफहमी हो चुकी है, लेकिन हमें वॉयलेंस का यूज करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। हम बैठ के बात कर सकते हैं। क्या मैंने सही कहा? अगर तुम लोगों को पैसे ही चाहिए तो इसका सोल्यूशन मैं बड़ी आसानी से दे सकता हूँ। तुम लोग बताओ कि आखिरकार तुम्हें कितने चाहिए? लेकिन वो लोग सीधे ही उसके हैंड पर अटैक कर देते हैं, जिससे सारा पैसा नीचे गिर जाता है। एमसी शॉक्ड था। सामने वाला बंदा कहने लगता है, हे किड, तुम्हें अब तक रियलाइज हो जाना चाहिएगा, ये सारी चीजें हैं वो पैसों से सॉल्व नहीं होने वाली। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते। उनके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें अब सारी आशाओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। और वो तुरंत ही एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, और जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर कुछ ओल्ड पीपल आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस बंदे की तो कितनी ज्यादा अच्छी फिजिक्स है, जैसा कि हमने सोचा था जो एक्टर होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तभी एक बंदा कहने लगता है, और मैंने सुना है कि कुछ मूवी की शूट के लिए उन्हें एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और वो लोग तो हमें पैसे भी देने के लिए तैयार है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मायूमी होती है, जो कि अभी तक गई नहीं होती है। वो बताती है, ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों को एडवांस में पैसे देने वाली हूँ, हर एक बंदे के लिए एक सेन हो जाने वाला है, सभी लोग लाइन पर लगा लो। एमसी शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है, मायूमी आकर यहाँ पर क्या कर रही है? मायू अपने पैसों को ऊपर उछाल देती है और सभी से कहने लगती है कि तुमने मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। ओल्ड पीपल थे वो काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। वो कहते हैं, अगर हमें इतना ज्यादा पैसा मिलने वाला है तो हमें एक्टिंग भी काफी ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। और साथ ही में वो उस विलन के साथ फोटो भी खिंचा रहे थे, लेकिन वो विलन जो था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहा था। तभी एमसी कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को भी गैदर कर सकते हो। आखिरकार अब तुम क्या चाहते हो? क्या तुम गिव अप करने वाले हो कि नहीं? तभी हम उन विलन में से एक बंदे को देखते हैं जो एक ग्रैंड माँ को पकड़ कर रोने लगता है और कहता है, ग्रैंड माँ तुम तो बस मेरी ग्रैंड माँ जैसी
जैसी लग रही हो। तो ग्रैंडमा कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे भी ग्रैंडमा बोल सकते हो। लेकिन उनका बॉस कहता है, आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम देखते हैं वो तीनों ही वहां से भाग जाते हैं। तभी एक जो ओल्ड वुमन थी वो कहने लगती है, वो तो पहले से ही जा चुके हैं, क्या फिल्म जो थी वो खत्म हो चुकी है। तो मायूमी उन्हें बताती है, सॉरी, जो आज का शूट था वो खत्म हो चुका था, मैं तुम्हें दोबारा से ज्वाइन करने का चांस जरूर से दूंगी। और उनको भी पैसे देकर वहां से भगा देती है। लेकिन एमसी सोच रहा था, आखिरकार इन लोगों को किसने हायर किया होगा और इन सभी के पीछे कौन होगा जो मेरे ऊपर अटैक करवाना चाहता है। जिसके बाद हम बैंक के अंदर देखते हैं, जो सेक्रेटरी थी वो वहां पर आ जाती है और कहती है, आज मुझे कुछ ज्यादा ही स्लीप आ रही है और मैं तो आज लेट होते होते ही बच गई। लेकिन अभी पीछे से कोई चिल्लाने लगता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा अलाल क्यों हो चुकी हो, तुम्हें काम करना चाहिए। हम देखते हैं दो बंदे वहां पर आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा कह रहा था, आखिरकार एक बैंकर के लिए उसको क्लीन अपीयरेंस और डिसिप्लिन जो बिहेवियर होता है वो सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है, उसे उस चीज को मेंटेन करके रखना चाहिए। लेकिन आखिरकार तुम देखो, या जो कस्टमर है वो तुम जैसे एक औरत को देखने के बाद वो सेफ्टी फील कर पाएंगे कि उन्हें इस बैंक में जो सारा का सारा पैसा है उसे डिपॉजिट करना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक और बंदा कहने लगता है, जो बैंक काउंटर की इमेज होती है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होती है, तुम्हें उस चीज को बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अंडरस्टैंड करना होगा। तभी एक और बंदा कहता है, आजकल के जो यंग पीपल हैं उनके पास कोई सेंस ऑफ कन्वेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो सेक्रेटरी थी वो कहने लगती है, आखिरकार ये लोग कौन है, उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तभी फूजीवारा वहां पर आ जाता है और कहता है कि वो लोग तुम लोग हो जो यहाँ पर बैंक की रेपुटेशन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पर बैंक के एंट्रेंस गेट पर बहुत ही ज्यादा कमोशन पैदा कर रहे हो। और जो इस लड़की का नाम नात्सुकी होता है, तभी जो फूजीवारा था उससे कहने लगता है कि मुझे जरा इन लोगों को इंट्रोड्यूस करने दो। जिसके बाद वो बताता है कि ये लोग वाइस प्रेसिडेंट है यामादा डेवलपमेंट बैंक का, जिसके बाजू में जो पर्सन है वो मैनेजर सातो है और उसके बाजू में जो पर्सन है वो एशिया डिवीजन की जो मॉर्गन बैंक है उसका हेड मौजूद है। जो पर्सन उसके बाजू में मौजूद है वो भी किसी एबीसी ट्रस्ट बैंक से होता है। सभी लोग काफी ज्यादा बड़े आदमी होते हैं। जो नात्सुकी थी वो कहने लगते हैं, ये सभी लोग बिग फाइनेंशियल बिग शॉट हैं इस वर्ल्ड को, जो सभी लोग एक साथ यहाँ पर गैदर हुए हैं, आखिरकार वो लोग क्या चाहते हैं। जिसके बाद फूजीवारा कहने लगता है, ये तुम लोगों के जैसे नहीं है जो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के लिए गेट बैंक के गेट के ऊपर एंट्रेंस के पर ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तुम लोगों को यहीं पर रुकना चाहिए, तुम लोगों को वीआईपी रूम में जाकर ये सारी चीजें बातें करनी चाहिए और मैं तुम्हें जल्दी जो मासूमी सामा है वो यहाँ पर आने वाले हैं और अगर वो यहाँ पर आते हैं तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, लेकिन जब तक तुम्हें वेट करना होगा। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है, मुझे तो लगता है जो ब्रांच मैनेजर फूजीवारा है वो अपने आप को यहाँ पर मजे ले रहा है, हमें इंतजार कराकर वो सिर्फ मजे लेना चाहता है और जो मासूमी है वो आज यहाँ पर नहीं आने वाला और वो ना ही हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला है। सभी लोग इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, हम लोगों ने काफी ज्यादा उसे दिन रात खोजा है लेकिन जो मासूमी सामा है वो अभी तक नहीं मिला। तो जो नात्सुकी थी वो भी समझ जाती है कि जो लोग मासूमी सामा को यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। जिसके बाद फूजीवारा उसके सामने एक बंदा होता है जो कहता है कि तुम भी यहाँ पर पर्सनल ट्रेनिंग हो, जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, तो तुम्हें भी नहीं लगता कि ये सारी जो रेयर अपॉर्चुनिटी है वो तुम्हें भी यूज करना चाहिए। तो फूजीवारा कहने लगता है, नात्सुकी ये सही बोल रहे हैं, तुम्हें भी यहाँ पर असिस्टेंट बेनार मैनेजर तुम्हें यहाँ पर मौजूद हो तो तुम्हें भी इन लोगों से प्रॉपरली लर्न करना होगा। तो नात्सुकी उनके सामने झुक जाती है और कहती है, तुम लोग प्लीज मुझे यहाँ पर गाइड करना और मुझे अच्छे से सिखाना। तो वो सभी लोग जो थे वो शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, वो भी इतनी ज्यादा यंग एज में, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी एक बंदा कहने लगता है, ब्रांच मैनेजर फूजीवारा, क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो चुका है, ये तो सिर्फ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर। फूजीवारा कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन सामने वाला बंदा मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं कर रहा था। वो कहने लगता है, स्टिल जो वुमन असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है वो इतनी ज्यादा यंग एज में कैसे हो सकती है। लेकिन नात्सुमी यहाँ पर किसी और को कॉल कर रही थी। कॉल करते हुए कहने लगती है, मात्सुमी सामा, आखिरकार क्या आप जो बाकी के 597 डिपॉजिट करने वाले हो कि नहीं, और अगर आप चाहते हो तो मैं उन सारी चीजों को टेक केयर करने वाली हूँ। हम देखते हैं मात्सुमी का नाम सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती। और तभी एक बंदा कहता है, यहाँ पर हार्डली बहुत ही ज्यादा रेयर कस्टमर होते हैं जो 597 को डिपॉजिट कराना चाहते हैं। तो जिसके बाद फूजीवारा बताता है कि सबसे पहले जो मात्सुमी सामा को जिसने सर्वे किया था वो नात्सुकी ही थी और इसलिए तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आखिरकार वो ब्रांच मैनेजर कैसे बनी। सभी लोग यहाँ पर समझ जाते हैं और कहते हैं, नात्सुमी सामा तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने ट्रूली यहाँ पर जो ब्रोकर का रोल है उसे निभाया है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अपार्टमेंट दिखाते हैं जहाँ पर नात्सुकी हाँफते हुए आ रही थी। वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। एमसी उससे कहता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, तुम्हें पानी पी लेना चाहिए। वो उसको बोतल देने लगता है। नात्सुकी उस बोतल को ले लेती है और कहती, आफ्टर ऑल मुझे तो ये करना ही था क्योंकि मुझे जो मात्सुमी सामा है उनकी प्राइवेसी को जो प्रोटेक्ट करना। और वो उस पूरे पानी को पी जाती है और सोचने लगती है, मुझे काफी ज्यादा बसेस को चेंज करना पड़ा और मुझे अलग अलग 4 स्टेशन से फाइनली यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि वो उन सारे ब्रांच के जो बंदे थे अलग अलग बैंक के, उन सभी को छुटकारा पाना चाहती थी जो कि मात्सुमी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे। एमसी सोचने लगता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जो 3 यहाँ पर कल मुझे मौजूद थे, जरूर से जरूर उनके साथ कोई ना कोई बिग फिगर जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में होगा वो जुड़ा ही हुआ होगा और साथ ही में उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। मैं उन्हें हल्के में नहीं ले सकता था। लेकिन आखिरकार मैंने क्या किया था, मैंने तो बस यहाँ पर कुछ पैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जो स्पेंड किए थे, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था। तभी उसे एक मैसेज आ जाता है जो कि म्यूरियम मतलब कि मॉरियान का था, जो उसे रेस्टोरेंट पे जाने के लिए उसने
इनवाइट किया था। एमसी कहता है कि ये परफेक्ट टाइम है, उसे भी कुछ क्लूज को फाइंड करने की जरूरत थी। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जो कि माना रेस्टोरेंट था। एक बंदा उसका वेलकम करता है और कहता है, सर क्या आपके पास कोई रिजर्वेशन मौजूद है? एमसी सोचने लगता है, मैंने कभी भी जो मारियान का असली नाम है उसे पे मैंने उससे पूछा ही नहीं, और जो स्ट्रीम का नाम था वो यहाँ पर यूज नहीं होने वाला। तभी वो बंदा कहने लगता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जो अवेलेबल सीट है उन्हें भी शो कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहां पर एक बंदा और आ जाता है जो उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या मिस्टर ली मतलब कि मिस्टर ईतो ने तुमसे नहीं कहा था कि जो वीवीआईपी रूम में मौजूद है उन्हें किसी भी प्रकार के जो डिस्टर्बेंस है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है? आखिरकार मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, तुम आखिरकार इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को मिस कैसे कर सकते हो? वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए माफी मांगने लगता है, कहता है मुझे माफ कर देना, मैं अभी अभी इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। लेकिन वो बंदा अभी भी चिल्लाते जा रहा था और कहता है, अगर तुमने मिस्टर ईतो को अपसेट कर दिया तो तुम्हारी नौकरी तो काम से गई, क्या तुमने मुझे क्लियरली सुन लिया है? साथ ही में वो एमसी कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, हमें कोई भी सिक्योरिटी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। वो एमसी को एक सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करने वाला बंदा लग रहा था, लेकिन और वो मन में सोच रहा था, इतने ज्यादा सेवी क्लोथ इसने पहने रहे हैं, इसके जैसा कोई कस्टमर तो नहीं हो सकता। लेकिन तभी एमसी को फोन आ जाता है और कहता है हेलो, जो कि यहाँ पर मारियान होती है। वो कहने लगती है, यूतो सा आखिरकार तुम कहाँ पर हो? तो एमसी उसे बताता है कि मैं होटल की लॉबी में मौजूद हूँ। उसके सामने जो गार्ड खड़ा था वो उससे कह रहा था, अगर तुम्हें कॉल ही करनी है तो तुम्हें बाहर जाकर करना चाहिए। लेकिन तभी यूतो के पीछे से मारियान आ जाती है और कहती है, तुम ही यूतो सा हो? मैंने क्या यहाँ पर सही कहा? मेरा नाम मारिया मतलब कि मारी का मारियान है। तो जो गार्ड था वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ईतो सामा जिसकी बात वो कर रहे थे वो मारियान ही होती है, क्या ये पर्सन तुम्हारे साथ मौजूद है? और इसका फ्रंट नेम मारिका है, तो हम इसे मारिका ही बुलाएंगे आगे से। मारिका कहने लगती है, हाँ आखिरकार क्या प्रॉब्लम है? एमसी तभी कहने लगता है, अनफॉर्चुनेटली मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, दरअसल में मैं यहाँ पर एक कस्टमर हूँ। वो बंदा काफी ज्यादा शर्मा जाता है और घबराते हुए कहने लगता है, सॉरी मैंने अभी अभी जो मैंने रूडनेस की थी उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। एमसी सोचने लगता है, ऐसे लोग जो पीपल को अपने अपीयरेंस से जज करते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद वो मारिका से कहने लगता है कि हमें अपनी सीट पर चला जाना चाहिए। मारिका कहती है, सिक्योरिटी यू तो आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग मजाक कर रहे थे? और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो अपनी टेबल पर चले जाते हैं और मारिका बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी अच्छी फेवरेट जो चीजें हैं उन्हें चूज किया है। और जो गार्ड था मतलब कि जो वहाँ का बंदा होता है, जो मैनेजर था शायद, वो कहने लगता है कि आखिरकार ईतो सामा, जो कि मारिका से कह रहा था कि आप जो हर बार यूजुअली यहाँ पर प्रेफर करती हैं, क्या आप उसी चीज को लेने वाली हो? तो मारिका कहने लगती है, हाँ मैं उसी चीज को लेने वाली हूँ। और वो आगे यूतो से पूछने लगती है, आखिरकार तुम क्या खाने वाले हो? यूतो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन नहीं पता, जो कुछ भी तुम मंगाने वाली हो मैं वो ही खाने वाला हूँ। तो मारिका भी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे बेनिफिशियर हो, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे से खाने खिलाने वाली हूँ। लेकिन एमसी उस बंदे से कहने लगता है कि यहाँ पर इस जैसी प्लेस पर कभी नहीं गया हूँ, तो मेरे लिए भी सेम खाना लेकर आओ जैसे कि उसके लिए तुम लेकर आने वाले हो। तो वो बंदा सोचने लगता है, जैसे मैंने सोचा था, ये तो बस एक पुअर गाय है। जिसके बाद वो मारिका से कहने लगता है, क्या आपको जो यूजुअल वाइन है वो भी यहाँ पर चाहिए? तो मारिका कहने लगती है, पहले यूतो सा आखिरकार तुम कौन सी वाइन प्रेफर करते हो? तो यूतो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर वाइन पीने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन तुम कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है उन्हें लेकर आ सकते हो। तो जो बंदा मौजूद था वो कहने लगता है कि सर प्लीज हमें माफ कर देना, हम किसी भी कस्टमर को यहाँ पर कार्बोनेटेड वाटर यहाँ पर लेकिन जो ड्रिंक्स होती हैं उसे ऑफर नहीं कर सकते। लेकिन ये काफी ज्यादा रेयर है कि कोई कस्टमर यहाँ पर सोडा को एक वाइन के ऊपर रखना चाहता है, मतलब कि वाइन सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद होती है, वाइन को छोड़कर कोई भी सोडा बिल्कुल भी नहीं पीता। आप तो बिल्कुल एक नेशनल ट्रेजर के जैसा जी रहे हो। तभी वो कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास है या कि नहीं, तुम सीधे यहाँ पर बताओ। तो वो बंदा कहने लगता है, अगर कस्टमर यहाँ पर चाहता है तो हम उसे सर्व कर सकते हैं। और वो वहां से जाने लगता है। जाते हुए सोचता है कि मिस्टर ईतो का जो टॉय है वो काफी ज्यादा ऑल माइटी और हाई यहाँ पर अपने आप को महसूस कर रहा है। और तभी हम देखते हैं उसके बाजू में दो कपल और मौजूद होते हैं। वो उन्हें देखकर कहने लगता है, यहाँ पर ये बंदा मौजूद है, आखिरकार इसके अपीयरेंस से क्या प्रॉब्लम है? आजकल के जो सारे कस्टमर है वो काफी ज्यादा बैड आते जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा चारों ओर नजरें फैला रहा था। कहने लगता है, आखिरकार मुझे यहाँ पर आसपास कोई ब्यूटीफुल वुमन मिल सकती है कि नहीं? अभी उसकी नजर मारिका पर पड़ जाती है और कहने लगती है, इस गर्ल की जो लुक है वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। हम देखते हैं वो अपनी जो वाइफ थी उससे कहने लगता है, हनी हमें एक अनदर राउंड को यहाँ पर कर लेना चाहिए। वो कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ पर वो करने के लिए फिर से यहाँ पर कह रहे हो? जिसके बाद हम देखते हैं यूतो के पास जो उनकी सर्विंग थी वो वहां पर आ जाती है, जहां पर उन नॉर्थ सी किंग क्रैब बनाया हुआ था, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और डिलीशियस फूड होता है। तभी मारिका अपनी सीट से उठ जाती है और कहती है, यूतो सा मुझे रेस्ट रूम जाने की जरूरत है, तुम आगे अपने यहाँ पर जो लंच है उसे एंजॉय कर सकते हो। तो एमसी भी कहता है कि तुम यहाँ पर जा सकती हो। तभी मारिका के जाने के बाद जो वहां पर फीमेल थी वो वहां पर एमसी के पास आ जाती है और कहने लगती है, वाओ ये तो टॉप ग्रेड का किंग कर्व है, क्या मैंने सही कहा? और वो काफी ज्यादा सैडिस्टिक लुक देती जा रही थी और एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, ये काफी ज्यादा थिक है और साथ ही में इसे देखकर लगता है इसे खाना काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग भी हो सकता है। तभी वो एमसी से कहने लगते हैं, मिस्टर क्या मैं इसे यहाँ पर तुम्हारे साथ खा सकती हूँ? तो एमसी कहता है कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, तो मैं तुम्हें इसे खाने कैसे दे सकता हूँ? और साथ ही में कहता है, इवन फर्स्ट क्लास जो होटल होते हैं वहां पर भी इस तरीके के जो पीपल हैं वो दूसरों को खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तो जो फीमेल थी उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। वो चिल्लाकर कहने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों के ऊपर नीचे दिखाने की कोशिश कैसे कर सकते हो? और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और साथ ही में यूतो से कहती है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि तुम उस किंग कर्व को काफी ज्यादा टाइटली पकड़ लो और अकेले से ही उसे पूरा खा लो, जिससे कोई भी उसे ले ना ले। लेकिन तभी हम देखते हैं इसी बीच जो एमसी की जो टैनी होती है वो उसके पीछे लग जाती है। तब के बाद वो शर्माते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार तुमने मुझे
यहाँ पर अपने बट को यहाँ पर टच क्यों किया? एमसी कहता है कौन मैं? लेकिन ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। वो लड़की चिल्लाने लगती है और कहती है ऑफ कोर्स ये तुम ही तो, तुम्हें यहाँ पर बुद्धू बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एमसी कहता है ये लेडी, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं किया। लेकिन जो लेडी थी वो उसे जबरदस्ती करने लगती है और कहती है अनबिलीवेबल, तुमने मुझे सेक्सुअली हरेस किया है और साथ ही में तुम इसे मना करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी मेरे मुंह के सामने ही। हम देखते हैं वो ग्लास का पानी उठाती, मतलब पानी का गिलास उठाती है और एमसी के मुंह के ऊपर मारने लगती है और चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदे हो। लेकिन एमसी उसे क्विकली डॉज कर लेता है और वो पूरा पानी एक नीचे बैठे हुए बंदे के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उसकी जो बिक थी वो निकल जाती है। तभी मारिका वहां पर आ जाती है और कहती है मिस, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया और तुम काफी ज्यादा दूर जा चुकी हो, तुम्हें इतना ज्यादा फास्ट एक्यूजेशन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे फ्रेंड से तुम्हें जबरदस्ती करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं और तुम्हें उसे अभी की अभी माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन वो लड़की कहने लगती है अपोलोजाइज, और मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए और तुम कौन होती हो मुझसे माफी मंगवाने वाली? ये वही बंदा था जिसने मुझे टच किया और मैं माफी क्यों मांगने वाली हूँ? साथ ही में वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर अपोलोजाइज मांगने की डिमांड करने का जो हक है वो किसने दिया और आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो? साथ ही में वो कहती जा रही थी, साथ ही में तुम अपने जो मेन प्रॉपर्टी है उसे यहाँ पर मैनेज नहीं कर सकती, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से कहने की? तभी जो बंदा था वो सिक्योरिटी कैमरा को लेकर वहां पर आ जाता है और कहता है मैंने सारे सिक्योरिटी कैमरा को चेक कर लिया है जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था और इसमें सारी की सारी इसी औरत की गलती है जिसने पहले यहाँ पर युद्ध को अप्रोच किया था। तो मारिका कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर सुन लिया? उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है। तभी वो मुंह फोड़ते हुए कहने लगते हैं तो इससे क्या हुआ? पॉसिबली मुझे ऐसा लगता था कि उसने यहाँ पर टच किया होगा, ये तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तुम्हें यहाँ से लगता है कि तुम्हें मेरे जैसी लड़की जो इतनी ज्यादा प्योर है वो किसी को भी यहाँ पर जबरदस्ती फंसाने के लिए इस तरीके की ट्रिक को यूज कर सकती है, वो भी अपनी बॉडी का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी माफी नहीं मांगने वाली। तो मारिका कहने लगती है फाइन फाइन मैनेजर, सभी जो अप स्किल रेस्टोरेंट है उन्हें यहाँ पर तुरंत ही इन्फॉर्म कर दो कि इस जैसे जो पीपल है वो यहाँ पर ब्लैक मेल करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उन्हें अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसने देना है और साथ ही में उन्हें पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। तो वो बंदा भी तुरंत ही अरेंजमेंट इमीडिएटली प्रिपेयर करने लगता है। जो लड़की थी वो पूरी तरीके से घबरा जाती है और कहती है आखिरकार ये वुमेन कौन है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर मौजूद है? अभी मारिका उसकी फोटो भी खींच लेती है। जो लड़की थी वो कहने लगती है क्या क्या तुमने जबरदस्ती मेरी यहाँ पर फोटो ली? आखिरकार तुम मुझसे क्या करना चाहती हो? मारिका कहती है मुझे लगा कि मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुम जैसे पीपल को वार्न कर देना चाहिए कि ऐसा यहाँ पर कोई भी जबरदस्ती लोगों को फंसाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे और साथ ही में लोगों को यहाँ पर तुम जैसे पीपल से बचने की मदद मिल सके। तभी यहाँ पर वो एमसी से कहने लगते हैं तो पहले तुमने मेरी मदद की थी और इस बार मैंने जो फेवर है उसे रिपे कर दिया है, तुम्हें डेफिनेटली यहाँ पर जो नेम है मैं तुम्हारा पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगी। लेकिन जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है इससे तो मैं एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती, अगर मैं सभी रेस्टोरेंट से बैंड हो जाती हूँ तो आखिरकार मैं अलग अलग लोगों से आगे पैसे कैसे ले सकती हूँ? वो बहुत ही ज्यादा घबरा जा चुकी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना, मेरे फ्रेंड ने शायद कुछ ज्यादा पी ली है और इसीलिए कोई गलतफहमी हो चुकी है। हम देखते हैं वो उसी के साथ में बैठा हुआ बंदा था जो शायद उसका हस्बैंड है और कहने लगता है सिंस ये यहाँ पर अल्कोहल की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई थी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसको बैन नहीं करने देना चाहिए, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी और इसकी बदौलत मैं यहाँ पर माफी मांगता हूँ और वो भी तुमसे माफी मांगने वाली है। साथ ही में एपोलॉजाइज के तौर पर मैं तुम्हें यहाँ पर आज की मील है उसके खाने का खर्च मैं देने वाला हूँ। हम देखते हैं उस बंदे का नाम सूतो था जो उस लड़की से कहने लगता है कि तुम्हें इनसे माफी मांगना चाहिए और तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम देखते हैं भाई यूतो से माफी मांगने लगती है और कहती है मुझे यहाँ पर माफ कर देना, ये मेरी गलती थी। तभी मारिका अपनी सीट पर बैठ जाती है, कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो? मैं तुम्हारे फेस को यहाँ पर बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करती, तुम यहाँ के तो बिल्कुल भी नहीं लगते। वो बंदा कहने लगता है मेरा नाम सूतो निजिमा है और मैं साउदर्न डिस्ट्रिक्ट से मौजूद हूँ, मैं यूजुअली यहाँ पर बहुत ही कम आता हूँ, कुछ टाइम मस्ती करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। जिसके बाद भाई यूतो से कहने लगते हैं यूतो सा उसने कहा कि वो आज के खाने का पेट करने वाला है, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या चाहते हो? तो वो मारिका से कहने लगता है कि तुम जो चाहो वो मंगा सकती हो, वैसे भी ये फ्री मील है तो मैं कुछ भी खाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मारिका कहने लगती है क्या तुम सच में मुझे आज की मील का पे करने वाले हो? आखिरकार हम जो चाहे वो मांग सकते हैं। तो वो बंदा कहने लगता है ऑफ कोर्स ये फ्री लंच है, तुम जितना चाहे उसे खा सकती हो और वो एमसी की तरफ देखे जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं मारिका एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव वाइन को वहां पर मंगा लेती है और वो बंदा उन्हीं को देखे जा रहा था। वो कहता है जैसा मैंने प्लान किया था और मैंने जो चारा डाला था वो चारा यहाँ पर उसने खा लिया है और कुछ ही देर की बात है मुझे कुछ चीजों को एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। ऑल्दो एक बंदा जो रिच होता है और साथ ही में उसे जैसा चाहे उसे ट्रीट कर सकता है, उसे सब कुछ दिला सकता है और साथ ही में उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, आखिरकार वो जैसे पुअर बंदे के सामने उसे कैसे छोड़ने वाली है? और वो उसका खुद की बात कर रहा था। ये चॉइस यहाँ पर ऑब्वियस है, वो कुछ ही देर में मेरे पास आ जाने वाली है। अगर वो बोल्ड वुमन रहेगी तो वो तुरंत ही यहाँ पर आज रात के लिए मेरे साथ स्विच हो जाने वाली है, भले ही वो कितनी ज्यादा शर्मीली क्यों ना हो। लेकिन जो गेम है वो कुछ ही राउंड में मेरा होने वाला है। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। लेकिन तभी मारिका और यू तो वहां से जाने लगते हैं। मारिका कहती है कि हमारे पास अभी भी टाइम बचा हुआ है और हमने अभी अभी खाना खाया है तो हमें यहाँ पर थोड़ा घूम के थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि सीरियसली वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे गुड बाय किए हुए बिना वो कैसे जा सकती है? तो वो खुद ही यहाँ पर उनके सामने आ जाता है और कहता है मिस आखिरकार आप यहाँ पर बाहर वॉक करना चाहती हूँ और मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लेती हूँ? लेकिन मारिका कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हें ज्वाइन क्यों करने वाली हूँ? तो वो बंदा कहने लगता है कि हमें यहाँ पर कम से कम कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लेना चाहिए। लेकिन मारिका उसे भी मना कर देती है। तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है जो कहता है सर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो जो बिल है उसे आपको पे करना होगा, जो कि यहाँ पर 3 रैन और 20 सेंट होते हैं, जिसे
देखकर वो बंदा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है एक सिंगल मील के इतने ज्यादा पैसे कैसे हो सकते हैं। तो मारिका कहने लगती है यहाँ पर स्टार्टिंग से मुझे पता था कि तुम एक स्पंग हो जो हर किसी वुमेन को एक्सटोर्ट करना चाहते हो, उसकी मनी को यहाँ पर लेना चाहते हो और हर किसी रात तुम एक नई लड़की के साथ यहाँ पर हिट करते रहते हो। और वो हंसने लगती है और कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर 3 रैन और 20 सेंट को पे नहीं कर सकते तो तुम मुझसे माफी मांगने लेते हो, तो मैं इसे कवर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही मारिका के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एमसी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम सच में एक वुमेन के ऊपर अपने हाथ को उठाने वाले थे, और एमसी उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम कौन हो और तुम किसके साथ अफिलिएटेड हो। तो एमसी उसे बताता है कि वो किसी भी पार्ट का यहाँ पर मतलब किसी भी ग्रुप का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो बंदा यहाँ पर कहने लगता है कि तुम जरूर से इस एरिया के लीडर होने वाले हो और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साउथ डिस्ट्रिक्ट एरिया में आओ, तो तुम मैं वहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट करने वाला हूँ। लेकिन मारिका कहती है कि तुम्हें उसे ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं और उसे इग्नोर कर दो और हमें चलना चाहिए। वो वहां से चले जाते हैं और रात हो जाती है। हम देखते हैं एक बिल्डिंग के बाहर जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लग्जरियस कार खड़ी हुई होती है और एमसी मारिका के साथ वहां पर पहुंच जाता है। तभी एक बंदा वहां पर आता है। ओ तो जो मासूम सामा है वो यहाँ पर आ चुके हैं। हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और उसके चेहरे से पसीना आ रहा था। मारिका उसे पहचान जाती है और कहती है अंकल यामाडा, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो यूतो था उन सभी की बात सुन रहा था और कहने लगता है ये तो यामाडा इचोरी है जो कि प्रेसिडेंट है डेवलपमेंट बैंक का, आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यामाडा कहने लगता है मारिका चांद तो तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। तभी वो सीधे यूतो के पास चला जाता है और कहने लगता है कि तुम ही यहाँ पर मासूम सामा हो, क्या मैंने यहाँ पर सही कहा, ये तुमसे फाइनली मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मैं यामाडा इचिरी हूँ जो कि प्रेसिडेंट हूँ डेवलपमेंट बैंक का। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से बाकी 2 बैंक के जो बंदे थे वो भी वहां पर आ जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो सोतो था वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था। वो कहने लगते हैं ये लाइनअप काफी ज्यादा फाइनेंशियल बिग बिग्स की है, आखिरकार वो सोतो मतलब की जो यूटा है उसके साथ मिलना क्यों चाहते हैं और वो इतनी ज्यादा पोलाइटली तरीके से उसे क्यों बात कर रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है आखिरकार ये बंदा कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और सभी को बताता है कि मेरी कंडीशन सिंपल है, जो भी यहाँ पर उस बंदे की आइडेंटिटी को लाकर मुझे देगा जिसने मुझे यहाँ पर कल अटैक किया था, जो बाकी की इन्वेस्टमेंट है मैं उसकी बैंक में करने वाला हूँ। ये काफी ज्यादा फेयर कंडीशन है। सभी लोग इसके लिए यहाँ पर राजी हो जाते हैं और सभी को लगता है कि उनका इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छा है और वो इस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपने अपनी गाड़ी से वहां पर चले जाते हैं। तभी मारिका कहने लगती है यूतो से मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पोस्ट की तो तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है, क्या मुझे अपना जो अकाउंट है उसे डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन एमसी कहता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, वैसे भी मुझे भी इन जैसे ग्रेट पीपल से मिलने की काफी ज्यादा जरूरत थी। तभी यहाँ पर साउतो वहां पर आ जाता है और कहता है जरा एक मिनट यहाँ पर रुको। एमसी कहने लगता है साउतो निजमा आखिरकार आप तुम मुझसे क्या चाहते हो। तभी हम देखते हैं वो अपने साथ में 2 बंदे को भी लेकर आता है और कहता है मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करने वाला हूँ, क्या तुम उस चीज को भूल चुके हो। और वो कहता है सभी ब्रदर से हमें यहाँ पर चलना चाहिए। सभी लोग अपनी जैकेट के अंदर से कुछ निकालने लगते हैं। एमसी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है लेकिन हम देखते हैं साउतो अपनी जैकेट के अंदर से एक कैन निकालता है जो कि कोकोनट ड्रिंक होती है। उसे देखकर मारिका भी यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है ये तो कोकोनट ड्रिंक है मतलब की मिल्क है, और सभी लोग उसे पीने लगते हैं और एक अजीब सा पोज बनाते हैं। तभी साउतो कहने लगता है ये साउदर्न डिस्ट्रिक्ट की काफी ज्यादा फेमस कोकोनट मिल्क है, और यूतो से कहने लगता है ये लोकल स्पेशलिटी यहाँ पर हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, तुम्हें इसे जरूर से ट्राई करना होगा। लेकिन एमसी कहता है आखिरकार तुम क्या चाहते हो जल्दी से बताओ, टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन तभी साउतो सीधे आकर यहाँ पर यूतो के पैर को पकड़ लेता है और रोने लगता है। गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, पहले मैंने जो कुछ भी किया मुझे पता है कि मैंने गलत किया था, मुझे एक और चांस दो और साथ ही में तुम जिस बंदे को ढूंढ रहे हो मैं उसके लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि अंडरग्राउंड सीन के अंदर मैं काफी ज्यादा फेमस हूँ और मेरे पास काफी ज्यादा नॉलेज भी मुताबिक है। एमसी कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। तो साउतो भी इसके लिए यहाँ पर उसे शुक्रिया कहता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट का जो ओनर था वो वहां पर आ जाता है और अपने एक वीआईपी कार्ड को यहाँ पर यूतो को देने लगता है और कहता है कि तुम इसे यहाँ पर जरूर से एक्सेप्ट कर लीजिएगा और मुझे लगता है कि हमारी जो सर्विस है वो तुम्हें यहाँ पर सेटिस्फाइड लगी होगी। एमसी उसे ले लेता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी चीजें खराब नहीं थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो यहाँ पर जो बंदा तुम्हारे साथ मौजूद है वो अपने आउट ऑफ द बेस जाकर मुझे एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो रिच पीपल होते हैं वो फाइन वाइन को पीते हैं ना कि जो ड्रिंक सोडा है। तभी हम देखते हैं जो ओनर था वो उस बंदे से कहने लगता है कि तुम आज से ही और अभी से यहाँ पर फायर कर दिए जाते हो, तुम्हें रेस्टोरेंट एसोसिएशन से नोटिस आ जाएगा, तुम्हें और भी कहीं जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो बंदा समझ चुका था कि अब उसकी जिंदगी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने सेनपाई को आज के लिए शुक्रिया कर रही थी। इसको हमें नहीं पता कि आखिरकार ये कौन है, शायद ये यूतो की बहन लग रही है, तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। जिसके बाद जो उनकी सेनपाई होती है वो वहां से जाने लगती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर संभल कर जाना होगा, और हमें बताते हैं इस लड़की का नाम साकी होता है। साकी काफी ज्यादा खुशी से यहाँ पर अपने रूम में जा रही होती है और कहती है यामाडा सेनपाई के साथ स्टडी करना एक काफी ज्यादा लक की बात थी और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, साथ ही में मुझे बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने के लिए भी मिला है। साथ ही और जैसे जो पीपल होते हैं जो फेमस और स्टडी में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी और मुझे इससे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर मैं यहाँ पर कोई लड़की नहीं होती और एक लड़का होता तो मैं उसके लिए यहाँ पर फॉल कर जाने वाला था और मैं उसके प्यार में पड़ ही चुकी थी। तभी वो अपने रूम में आ जाती है और सोचने लगती है क्या यहाँ पर सेनपाई का कोई बॉयफ्रेंड होने वाला है। हम देखते हैं वो अपने रूम में देखती है उसकी यहाँ पर सभी रूममेट्स एक साथ कुछ डिस्कस कर रही थी। वो कहने लगती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है कि जो उसके सारे यहाँ पर स्टडी के मटेरियल्स थे
थे उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया था। वो कहने लगती है आखिरकार मेरी बुक जो ट्रैश कैन में क्या कर रहे हैं। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि वो यहाँ पर फालतू की पड़ी हुई थी, मुझे लगा कि वो फालतू की चीजें हैं तो उसलिए मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। तभी वो देखती है कि उसका जो बेड था वो भी पूरी तरीके से गीला हो चुका था। तो एक लड़की कहती है कि जब यहाँ पर माँ की यहाँ पर चल रही थी वो गलती से ट्रिप हो जाती है और उसके जो बॉटल था वो तुम्हारे बेड पर गिर जाता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? और इस छोटी सी गलती के लिए क्या तुम किसी को ब्लेम करने वाली हो? तभी एक और लड़की कहने लगती है क्या तुम्हें इस सभी चीजों से कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर साकी काफी ज्यादा डर चुकी थी और उसे क्लियरली समझ में आ रहा था कि ये तीनों ही लड़की उसके लिए काफी ज्यादा हॉस्टाइल फील कर रही हैं। लेकिन इसी के साथ अगर आपने अभी तक का पूरा एपिसोड देख लिया है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही और मजेदार सीरीज के लिए मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, मैं भी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर से करूंगा जो ज्यादा बड़ी ना हो और किसी ने एक्सप्लेन ना की हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारे एमसी की बहन को उसकी ही टीममेट्स के द्वारा गर्ल्स डॉर्मेट्री में बुली किया जा रहा था और ये बात हमारे एमसी को पता चल जाती है और हमें आगे बताते हैं एमसी स्कूल आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो कहने लगता है क्या ये सच है कि मेरी लिटिल सिस्टर को बुली किया जा रहा है। वो टीचर ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टर और वो तीनों गर्ल्स भी मौजूद थी। उसकी बहन कहने लगती है यूं तो मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और वो तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा चिंता में लग रही होती है। एमसी कहता है साकी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए यहाँ पर आ चुका है। तभी टीचर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है क्या तुम साकी के बड़े भाई हो? मैंने तुम्हें फोन पे बहुत सारी बातें पहले से ही बता दी थी कि गर्ल्स डॉर्मेट्री में यहाँ पर बुली का मामला सामने आया है। एमसी उस टीचर से कहने लगता है कि मुझे जो थोड़ी बहुत सिचुएशन है इस चीज के बारे में पता चल चुकी है, लेकिन जो बुली का केस है वो बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाला है। हमें इतनी ज्यादा आसानी से इस मैटर को नहीं छोड़ना है, हमें इसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली तरीके से हैंडल करना होगा। टीचर भी यही कहने लगती है और वो बताती है स्कूल के इंटेंशन भी यही है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। जिसके बाद वो साकी से कहने लगती है क्या तुम्हें कोई और एक्सप्लेनेशन देना है कि तुमने यहाँ पर इस बुलिंग इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो और तुमने तीनों स्टूडेंट को काफी ज्यादा बुली किया है। लेकिन एमसी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है जरा रुको, क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरी सिस्टर ने यहाँ पर बुली किया है, ना कि उसको बुली किया गया है? लेकिन जो स्टोरी मैंने सुनी थी वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। तभी तीनों लड़कियां जोर जोर से रोने लगती हैं और चिल्लाते हुए कहने लगती हैं कि मुझे इससे पहले इस तरीके से किसी ने भी नहीं चिल्लाया। एक लड़की तो कहने लगती है मैं तो इस यूनिवर्सिटी में रहना ही नहीं चाहती, मुझे अभी यहाँ से जाना है। तीसरी लड़की कहने लगती है मैं तो काफी ज्यादा डर चुकी थी, वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। तभी एमसी साकी से कहने लगता है आखिरकार इन सभी चीजों का क्या मतलब है? साकी हंसने लगती है और हमें बताते हैं कि जब साकी अपने रूम में पहुंचती है तो उसके तीनों ही रूममेट ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बिहेव किया था, लेकिन इस वजह से उसका दिमाग सटक जाता है और वो कहती है अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मुझे इसके लिए ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से एक लड़की को जाकर सिर से पकड़ती है और उसे बेंच में दे मारती है, जिस वजह से उसकी बिग उसके चेहरे से बाहर आ जाती है। तभी वह अपने गीले बेडशीट को निकालकर एक लड़की के ऊपर लपेट देती है और कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से रहना पसंद है तो तुम इसे क्यों नहीं ले लेती, वैसे भी ये मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस हो चुकी है। तभी जो लड़की थी वो अपनी थर्ड टीममेट को यहाँ पर बुलाती है और वो तीसरी टीममेट हमारी एमसी की बहन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन साकी बड़ी आसानी से उसे काउंटर कर एक सुपर सैलम के साथ जमीन में दे मारती है और उसकी हालत ही खराब हो जाती है। और जिसके बाद वो कहती है सॉरी, लेकिन जो हमारे मासूमिया फैमिली के वुमेन होती हैं वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो मैं उन्हें इतनी आसानी से बुली नहीं कर सकती। इन सभी चीजों को सुनने के बाद एमसी भी सोचने लगता है कि हमारी जो फैमिली का जब फिश फार्मिंग का बिजनेस था उसमें जो फिश पकड़ने का जॉब था वो हमेशा से साकी ही किया करती थी। हमारी साकी काफी ज्यादा वाइल्ड है, इस बारे में तो मैं भूल ही चुका था। जिसके बाद वो मुझसे कहने लगता है क्या तुम्हें ये सारी चीजें स्ट्रेंज नहीं लगती? मेरी सिस्टर इस तरीके की लड़की बिल्कुल भी नहीं है जो स्टार्टिंग से वॉयलेंस यहाँ पर यूज करे, वो भी बिना किसी प्रोवोकेशन के। तभी टीचर एमसी से कहने लगती है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर आ सकती हो? वो उसे एक प्लेस पर ले जाकर कहने लगती है तुमने यहाँ पर सही कहा, मे भी अदर जो है उन्होंने इस इंसिडेंट को यहाँ पर क्रिएट किया होगा, लेकिन हमारे पास गवाहों की काफी ज्यादा कमी है क्योंकि जो सारी गर्ल्स उसके रूम में मौजूद थी वो साकी को इस चीज को एडमिट करने के लिए फोर्स कर रही हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ पर साकी को उन सभी लोगों से माफी मांगना होगा या फिर तुम लोगों को रिकाउंसिल करना होगा। जिसके बाद वो कहती है अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तुम्हारे लिए सही होगा क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी को भी आंसर देना पड़ता है और इसमें मैं तुम्हारी और भी ज्यादा मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती। एमसी कहता है मैं समझ चुका हूँ, इसलिए तुम ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद वो सभी गर्ल से कहता है कि हम जो रिकाउंसलिंग का मैटर है उसे आउटसाइड यहाँ पर सेटल कर लेते हैं, लेकिन वो लड़कियां इस चीज के मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और एक लड़की तो कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ माफी से ही इन सारी चीजों को जाने दूंगी? तो दूसरी लड़की कहती है तुम्हें थोड़ा जो सिंसियरिटी है उसे शो करने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारी जो लिटिल सिस्टर की रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होगी। तभी एमसी यहाँ पर एक चुटकी बजाता है और कहता है कि तुम सिंसियर
सिंसियरिटी की बात कर रही हो? क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? तभी एक बंदा वहाँ पर भागते हुए आ रहा था जो अपने पास बहुत ही ज्यादा सामान लेकर आता है। एमसी उन सभी से कहने लगता है इसके अंदर लेटेस्ट स्मार्टफोन, कैमिलियो कलर्ड बैग और परफ्यूम मौजूद हैं जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और लेटेस्ट वर्जन के हैं। तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा होनी चाहिए और तुम्हारी जो सिंसियरिटी तुम बात कर रही थी वो उन सभी से इनफ हो जाने वाली है। हम देखते हैं तीनों ही लड़कियों के एक्सप्रेशन तुरंत ही पूरी तरीके से बदल चुके थे और वो भी कहने लगते हैं मुझे लगता है इन सारी चीजों से हम तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन एमसी उन सभी चीजों को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को ये सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले यहाँ पर एक चीज मेरे लिए करनी होगी। लेकिन उन लड़कियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एमसी कहता है तुम मुझे बताओ आखिरकार मेरी सिस्टर के साथ ये सारी चीजें करने के लिए तुमसे किसने कहा था? वो कौन बंदा था? ऐसा तो है नहीं कि तुम लोगों ने जानबूझकर ये सारी चीजें की होंगी, और अगर तुम लोग बताना नहीं चाहती तो मेरे पास और भी ज्यादा तरीके हैं तुम लोगों से उगलवाने के लिए। जिस वजह से एक लड़की कहने लगती है हमारे जो प्रॉब्लम है वो साकी के साथ बिल्कुल भी नहीं है, हमें बस एक मेल स्टूडेंट जो हमारे सेम डिपार्टमेंट में पढ़ता है उसने उसे हैरेस करने के लिए दिया था, और वो उसकी फोटो भी बता देती है जो कि सेंजी यामाडा होता है जो हमें पिछले चैप्टर्स में भी दिखाया गया है। और अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप प्रीवियस एपिसोड जरूर से देख लीजिएगा। एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वुमेन डॉर्मेट्री के अंदर दिखाया जाता है। एमसी उसके सामान को समेटने लगता है और कहता है कि हमें आज डॉर्मेट्री को खाली करना होगा, तुम और भी ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रह सकती। साकी कहने लगते हैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया यूं तो। जिसके बाद मैं यहाँ पर अपार्टमेंट को ढूंढ लेती हूँ और मुझे कोई ना कोई मेरे साथ रहने के लिए मिल ही जाएगा। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाते हैं जो अपने पाइप को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। इसको भी हमने पहले चैप्टर्स में देखा था। एमसी का इसके साथ एनकाउंटर हुआ था जिसकी नजर साकी के ऊपर पड़ जाती है और साकी भी उसे पहचान लेती है। वो कहती है यामाडा सेनपाई क्या तुम भी यहाँ पर रहती हो? यामाडा कहती है साकी चान आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसके बाद साकी की नजर बहते हुए पानी के ऊपर पड़ जाती है और वो समझ चुकी थी यहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम है। यामाडा बताती है कि मैंने किसी को फोन किया है, वो इन सभी चीजों को आकर फिक्स कर देगा। लेकिन साकी कहती है मैं इस चीजों को आसानी से फिक्स कर सकती हूँ, और वो उसे फिक्स करने लगती है। तभी एमसी कहने लगता है यहाँ पर कुछ मुझे गलत सा लग रहा है। जिसके बाद उसकी नजर भी यामाडा के ऊपर पड़ जाती है और यामाडा भी उसे पहचान जाती है। एमसी वहां पर जाता है और कहता है अगर मैं कहूँ तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे यूनिवर्सिटी के आजू बाजू घुमाने वाली हो, क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था? तो यामाडा कहने लगती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आए हो मुझसे ये सारी चीजें कहने के लिए, वो भी वुमेन डॉर्मेट्री के अंदर, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर देने वाली हूँ। एमसी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गलतफहमी हो चुकी है। जिसके बाद वो बताता है कि मेरी सिस्टर यहाँ पर रहती है इसलिए मैं उसके सामान को मूव इन प्रोसेस करने के लिए आया था। तो यामाडा भी समझ जाती है। तभी सिस्टम एमसी को बताता है जो तुम्हारे सामने पर्सन मौजूद है उसका एक खराब इंडिविजुअल एडवांटेज लेने वाला है, तो प्लेयर तुम्हें उसके लिए उसे प्रोटेक्ट करना होगा। एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी साकी आती है और कहती है यूटो क्या तुम यहाँ पर यामाडा सेनपाई को जानते हो पहले से? यामाडा सेनपाई मैंने तुम्हारे पास को पाइप को फिक्स कर दिया है। तो यामाडा कहने लगती है वो भी तुमने इतना जल्दी यहाँ पर? तभी साकी एमसी से कहने लगती है आखिरकार क्या प्रॉब्लम है? एमसी अभी इस बारे में सोच रहा था कि ट्रिक्ड बाय समवन, आखिरकार इन सभी चीजों का क्या मतलब है। हम देखते हैं वो जैसे ही पाइप को चेक करती है जो कि साकी ने यहाँ पर अभी अभी फिक्स किया था, तुरंत ही उसमें से पानी निकलने लगता है और यामाडा के पूरे कपड़े पूरी तरीके से भील जाते हैं और साकी हंसने लगती है और कहता है ऐसा लगता है कि मैंने इसे अच्छे से फिक्स नहीं किया था। एमसी समझ जाता है कि उसने मुझे उसे बचाने के लिए कहा था लेकिन उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आखिरकार मैं उस तरीके से कैसे एक्ट कर पाता। और वो अभी अभी यामाडा के बारे में ही सोच रहा था। साकी भी कहने लगती है क्या तुम यामाडा सेनपाई के बारे में बात कर रहे हो? डोंट वरी माय ब्रदर, जो तुम्हारी हैप्पीनेस है वो मेरी हैप्पीनेस है, इसलिए मैं उसे पाने के लिए तुम्हारी पूरी मदद करने वाली हूँ। और तुम्हारा जो यामाडा सेनपाई के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जिसके बाद हम यामाडा को देखते हैं जो साकी से कहने लगती है पाइप कम्प्लीटली तरीके से फिक्स हो चुका है, और साकी भी उन सभी चीजों के लिए माफी मांगने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर अभी अभी जो हुआ उसकी माफी मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर एक अपोलोजाइज के तौर पर मील शेयर करना चाहोगी? और मेरा भाई यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही। इसके लिए यामाडा भी मान जाती है और एमसी भी सोचने लगता है कि जो यामाडा है वो काफी ज्यादा कॉजियस होती जा रही है, इसलिए मैं जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की टास्क है वो पूरी तरीके से साकी के ऊपर छोड़ देता हूँ। और इसके बाद वो उसी बंदे के पास जाने वाला है जो कि सेंजी यामाडा था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक रेस ट्रैक पर देखते हैं जो कि सर्किट ट्रैक होता है। वो किसी से बात कर रहा होता है, वो वही लड़की होती है जिन्होंने साकी को बुली करने की कोशिश की थी। वो सभी बता देते हैं कि वो वहीं पर होने वाला है। एमसी वहीं पर अंदर जाने लगता है लेकिन एक गार्ड उसे रोक देता है। वो कहता है कि बिना रेसिंग व्हीकल के तुम अंदर नहीं जा सकते और इसके लिए तुम्हें मेंबरशिप लेने की जरूरत है। हम देखते हैं तभी वो उसकी नजर एक बाइक के ऊपर पड़ जाती है जो उसी बंदे की बाइक थी। एमसी उसे काफी ज्यादा पैसे पकड़ाता है और उस बाइक को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक प्लेस के पास दो बंदे खड़े हुए होते हैं जिनके पास एक सुपर कार मौजूद होती है। वो उसी बारे में बात कर रहे थे। एक बंदा कहता है कि ऐसा लगता है तुमने अपनी कार के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है। सेंजी भी कहने लगता है मैंने अभी अभी इसे मॉडिफाइड किया है और अभी तक ट्राई नहीं किया है। इसके अंदर मैंने काफी ज्यादा जो फरारी व्हीकल्स हैं उन्हें
चेंज कर दिया है, साथ ही में टर्बो चार्जर भी इसके अंदर लगाया हुआ है और मैंने इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पेरेंट्स की मनी को लगाया है इसे मॉडिफाइड करने के लिए। तभी एमसी वहां पर आ जाता है और वो बंदा भी देख लेता है कोई फास्ट स्पीड में उनके पास आ रहा है। एमसी जंप कर सीधे अपनी बाइक को यामाडा की कार के ऊपर जंप करा देता है, जिससे उसकी कार पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और एमसी कहने लगता है इसे तो मैंने बस थोड़ा ही हिट किया है और वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, ये कार किसी काम की नहीं, इसे तुम यहाँ पर फेंक सकते हो। यामाडा काफी ज्यादा शॉक्ड था और कहता है कि मैंने अभी अभी यहाँ इसकी पहली रेस को भी कंप्लीट नहीं किया था, तुम जल्दी से मेरी कार के ऊपर से यहाँ पर नीचे उतर जाओ। और उसके एक्सप्रेशन आप देख ही सकते हैं, वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए होते हैं और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उसके अभी अभी लगाए हुए सारे पैसे एक ही बार में वेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। वो उसकी कार की तरफ देखने लगता है और कहता है ओ माय बिलव्ड कार, मैंने तो तुम्हें अभी ड्राइव भी नहीं किया था और तुम्हारी हालत ऐसे हो चुकी है। एमसी कहता है कि आखिरकार ये कितने की होगी, मैं इसे कम्पनसेट कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले वो यामाडा की कॉलर को पकड़ कर खींचने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर को बुली करने के मैटर को सेटल करना होगा। और यामाडा भी हमारे एमसी को पहचान जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे फ्रेंड के साथ पहले से पंगा नहीं लेते और ना ही उसे ओवरसीज जाना पड़ता तो मैं तुम्हारे साथ ये सारी चीजें नहीं करने वाला था। और अगर तुम चाहते हो इस मैटर को सोल्व करना तो हम इसे रेस ट्रैक पर सोल्व कर सकते हैं। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे सामने माफी मांगने वाला हूँ और साथ ही में तुम जो कहोगे मैं करने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ और तुम हार जाते हो तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे और साथ ही में जो कार मेरी डैमेज हुई है उसे भी तुम पूरी तरीके से फिक्स करोगे। एमसी मान जाता है लेकिन कहता है कि तुम्हें मेरे सामने नहीं, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मेरी सिस्टर के सामने तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। तो यामाडा भी इसके लिए मान जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास रेस करने के लिए कार मौजूद है। एमसी कहता है मैं स्कूटर से करने वाला हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। यामाडा कहता है कि तुम सच में यहाँ पर एक पागल तरीके के बंदे हो। उनकी रेस स्टार्ट हो जाती है, 3 कार्स वर्सेस एक स्कूटर। हम देखते हैं कार काफी ज्यादा स्पीड में आगे निकलने लगती है। यामाडा सोचता है कि मैंने इतनी ज्यादा पैसों को इस कार के ऊपर खर्च किया है, ये अब ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा मैंने अच्छा काम किया था। कार काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रही थी लेकिन उसे अभी भी एमसी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो बाइक है वो काफी ज्यादा पीछे रह चुकी है, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे रेस को जीत सकते हो? तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगने के लिए। लेकिन एमसी कहता है कि आगे जाना का क्या मतलब है कि तुम मुझसे यहाँ पर कहीं भी नहीं जीत सकते, ना ही तुम कहीं पर जा सकते हो। जिसके बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है क्या तुम रेडी हो? तभी बहुत से हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाते हैं और उसमें से एक बंदर शूरिकेन को रोड के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से कार्स के टायर पंचर हो जाते हैं और कार्स एक साइड जाकर लग जाती हैं। और वो सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो शूरिकेन है वो रोड पर कहां से आ सकते हैं, क्या रोड को कोई चेक नहीं कर सकता है। हम देखते हैं यामाडा काफी ज्यादा मुश्किल से वहां से बच जाता है, उसकी कार को अभी कुछ नहीं हुआ था और वो स्पीड में आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन तभी एमसी उसे क्रॉस कर जिगजैग में काफी ज्यादा आगे निकल जाता है और यामाडा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार शूरिकेन से उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। एमसी को याद आने लगता है कि उसकी जो स्कूटर राइडिंग स्किल है उसने यहाँ पर डिलीवरी जॉब्स कर को सीखी है, जहाँ उसे कम समय में काफी ज्यादा डिलीवरीज करनी होती थी, इसलिए वो स्पीड बाइक को भीड़ के अंदर चलाता था। इस वजह से उसकी राइडिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। लेकिन जो यामाडा था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं उसे कभी भी जीतने नहीं दे सकता, मुझे इस चीज को यहाँ पर जीतना होगा। और अगला जो कर्व था वो इस चीज को डिसाइड करने वाला था। हम देखते हैं यामाडा अपनी कार को बिल्कुल भी स्लो नहीं करता, वो एमसी की बाइक को अपनी कार से टक्कर मारना चाहता था और वो ऐसा ही करता है। और जिसके बाद हम देखते हैं एक टक्कर के बाद यामाडा देखता है कि एमसी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी एमसी यामाडा के अचानक पीछे आ जाता है और कहता है कि मेरे पास अभी भी कुछ ट्रिक्स यहाँ पर मेरी स्लीव में मौजूद है। यामाडा समझ नहीं पा रहा था तो एमसी उससे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी कार होने के बाद भी तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम हार मान चुके हो, इसलिए तुम्हें अपने प्रॉमिस को निभाना होगा। वो अपने फोन को निकालकर उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपने प्रॉमिस के हिसाब से अपोलोजाइज करनी होगी, वो भी घुटने पर बैठकर। मैं इस चीज को रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो यामाडा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ पर कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे ही जाने दे सकते हो। लेकिन एमसी कहता है कि तुम ही थे जो जिसने ये सारी चीजें सलाह दी थी और अब तुम अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं जा सकते। लेकिन तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है जो कहता है कि हमने यहाँ पर एग्री किया था कि जो लूजर है वो विनर की कही गई बातों को यहाँ पर फॉलो करने वाला है। तो एमसी कहता है हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ? तो वो बंदा कहने लगता है सॉरी, लेकिन जो जीता हूँ वो मैं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात को यहाँ पर मानना होगा, क्योंकि मैंने रेस को खत्म किया है, तुम दोनों ने यहाँ पर नहीं किया। इसका मतलब ये है कि तुम यामाडा से कुछ भी नहीं करा सकते। यामाडा भी कहता है सच में जो फूजी सा है वो ही यहाँ पर जीता है, तुम भी यहाँ पर हार चुके हो और मैं भी यहाँ पर हार चुका हूँ। तो एमसी उससे कहता है कि तुम बर्ड को ट्विस्ट कर इस पूरी बर्ड को बदलना चाहते हो, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि मैं अपने फोर्स को यूज करूँ तो तुम्हें अपने आप से ही यहाँ पर माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने मेरी सिस्टर को भूल गया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पे तो करना ही होगा। हम देखते हैं यामाडा काफी ज्यादा घबरा चुका था और कहता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे अपने माता पिता ने भी कभी भी हिट नहीं किया, तुम मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन तभी एक लड़की उसके पीछे आ जाती है, जिसे देखकर यामाडा भी शॉक्ड हो जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि यामाडा सेनपाई होती है। उसका नाम सरनेम दोनों के सरनेम सेम थे और वो फैमिली मेंबर्स ही होने वाले थे। वो अगर सीधे सेंजी यामाडा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि अगर तुम्हारे डैड ने यहाँ पर तुम्हें नहीं हिट नहीं किया तो मैं तुम्हें
मैं यहाँ पर डिसिप्लिन करने वाली हूँ। और जो यामाडा सेंजी था वो उसे बिग सिस कर बुला रहा था, तो जो यामाडा थी वो उसकी बड़ी बहन निकलती है। एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। इसके आगे के चैप्टर्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं, जिन्हें रिलीज होते ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो कमेंट में जरूर से बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट सीरीज को कौन सा एक्सप्लेन करना चाहिए, जो न्यू के साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो। मैं उसे एक्सप्लेन जरूर से करूंगा, तो आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो अभी तक